तो मित्रों यूपीएससी की अलग अलग बुक्स, उसमें से क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसका ये फाइनल वीडियो मतलब इसके बाद आपको और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में हम प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, आईआर, हिस्ट्री, सब कुछ उसमें कौन कौन सी किताबें होती है, क्या कहाँ से देखना है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करेंगे, इंक्लूडिंग लेटेस्ट पीवाईक्यूज। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी बुक लिस्ट। लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफी। सर ज्योग्राफी के नाम पे ये इतनी सारी एनसीईआरटीज आनी है, तो कौन सी इशू पहले पढ़ें, उसमें कौन से चैप्टर्स देखने हैं, थोड़ा परिचय दे पाए। सर मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि ये जो 2 एनसीईआरटी हैं जिसमें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, हिंदी मीडियम के आप अगर लर्नर हैं तो ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है और भारत भौतिक पर्यावरण, पहले इनको ही करना है। 70 to 80% क्वेश्चन इसी से कवर हो जाते हैं। फिर अगर कुछ अजीब व अतरंगी थोड़ा ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह पे आते हैं तो ये 2 एनसीईआरटी पे हम कर रहे होते हैं। बट ये 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ चीज़ें और कुछ थोड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, बट ये कुछ चीज़ें इकोनॉमी आप जब पढ़ाते हो तो उससे भी कवर हो जाता है। तो ध्यान सबसे ज़्यादा इस पे अपने को लगाना है। इसमें अगर मैं इंडेक्स को लेकर बात करूँ तो क्लास 11th में भी क्या है कि रैंडम हम कई बार कहीं से भी शुरू कर देते हैं। सबसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर नंबर जो तीसरा है वहाँ से आप सबसे पहले स्टार्ट करें, तीसरा, चौथा, पाँचवा इस तरह से बढ़े। उस प्रकार से सर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भी सर हम वही कहेंगे कि आप स्टार्टिंग अगर करनी हो तो इंडेक्स में जैसे मैं कहूँ तो पहला वाला जो चैप्टर है इसका वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से था स्टेट वगैरह की बॉर्डर्स वगैरह को लेके, बट इसके हर एक चैप्टर काम के हैं, मतलब एटलीस्ट नेचुरल वेजिटेशन तक तो आपको करना चाहिए। आखिरी वाला तो डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में यूज हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप मैक्सिमम 60 to 70% क्वेश्चन देख पाते हो अगर आपका मैपिंग वगैरह स्ट्रांग है तो। ऐसे ही जब मैं ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आऊँगा तो इसमें एटलीस्ट आपको अगर कुछ करना ही हो कि सबसे ज़्यादा मुझे सर इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसमें थोड़ा सा जनसंख्या वाला जो पार्ट है उस पे कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में ये कहूँगा कि आजकल ये सब करंट अफेयर बेस्ड हो गया है असल में। ये बुक बहुत दिनों से ऐसी अपडेट भी नहीं हुई है, तो स्पेशली आपको वाटरवेज जो होते हैं, पोर्ट्स जो होते हैं और साथ ही साथ कुछ मिनरल एक्टिविटीज़ जो जिसका हर साल मैं वैसे भी वीडियो बना देता हूँ, तो इसका अपडेटेड पार्ट अगर जहाँ भी मिलता है वहीं पढ़ना है, तो ज़्यादा एनसीईआरटी से मेरे हिसाब से ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसमें। अब लास्ट में अगर हम लोग देखें, ये जो एनसीईआरटी है स्पेशली इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में, इसमें पॉपुलेशन एक जनरल पैटर्न दिया है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट कई बार नहीं आता लेकिन मेंस में काम आता है एग्जांपल्स देने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह के उसमें भी ये काफ़ी काम का आ जाता है। एग्रीकल्चर वगैरह का भी जो बेसिक है कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कितने अलग अलग तरीकों से की जा सकती है वर्ल्ड वगैरह इनमें उनमें, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा जो है ये यूज़ होता है, बट ये मेन्स एस्पेक्ट में थोड़ा बहुत कंटेंट यूज़ हो सकता है। अगेन मैं कहूँगा ये दोनों एनसीईआरटी का टॉपिक तुम्हारे लिए काम का है, लेकिन डेटाबेस अगर बात करें तो अपडेट रहना पड़ेगा। उसके लिए यूट्यूब वगैरह पे जो मेरी क्लासेस आती हैं वो जरूर देखनी चाहिए आपको, क्योंकि इसमें फैक्ट्स डेटा है, जैसे क्रॉप्स का डेटा हो गया, मिनरल का डेटा हो गया, वो हर साल अपडेट होगा, प्रोडक्शन चेंज होगा। इसलिए आपको मेरे हिसाब से क्लासेस अगर आप लेंगे तो मैं हर साल फाइनल वीडियो की सीरीज भी बनाता हूँ एग्रीकल्चर मिनरल वाली, वहां से आप डेटा अपडेट कर लेना। अगेन आई एम सेइंग ये 2 एनसीईआरटी बहुत ज्यादा काम। और मित्रों इसमें से भी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उस हिसाब से क्या एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, वो सब हम स्मार्ट बोर्ड पर इसके बाद बात करते हैं। चलिए इस वीडियो को जारी रखा जाए। तो मित्रों सुदर्शन सर ने हमें ज्योग्राफी की जो अलग अलग किताबें हैं उसमें क्या कितना काम का है बताया। अब सर कुछ पीवाईक्यू देख के थोड़ा और अंदाज लिया जा सके कि मतलब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कहाँ उपयोगी है, कहाँ थोड़ी और मेहनत मांगता है, क्योंकि 4 किताबें आपने जो बताई। तो सर जैसे मैंने कहा था कि ये 11th की और ये 12th की है, लेकिन प्रॉब्लम ज्योग्राफी की यही है कि मैंने आपको बुक लिस्ट तो बता दी, पर इसमें कोई सिलेक्शन तो होना नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप पढ़ने बैठोगे, जब पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें आधी चीज़ समझ आएगी, आधी चीज़ नहीं समझ आएगी। फिर आप अपना पहला अटेम्प्ट देने जाओगे और फिर ना क्या करोगे, आप इस तरह के जो है क्वेश्चन देखोगे कि भाई एक ऐसी नदी आइडेंटिफाई करनी जिसमें एंटीसीडेंट ड्रेनेज है। अब मैं ना आपको ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा बता दूंगा कि ये जो क्लास 11th की इंडियन ज्योग्राफी वाली इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट करके जो आप बुक देख रहे हो, इसमें आपको मिल जाएगा ये वर्ड। ड्रेनेज वाला चैप्टर ओपन करना, पर जैसे ही आप जाओगे आगे कि इट फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज, अब इसमें मैपिंग लगेगी। मतलब एनसीईआरटी के साथ आपको मैपिंग भी ज्ञान होना चाहिए, और मैप भी ऐसा नहीं कि एक मैप खरीद लाए और ऐसे बना के देख, याद होना चाहिए कि नदी का फ्लो कहाँ है। फिर दूसरी बात ओरिजिन उसका भी, मतलब अगेन फिर वो मैप वाली कहानी पूछ रहा है, और वो ये कह रहा है कि इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर ये कह रहा है इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरी। मतलब फिर आपको ड्रेनेज क्या होता है और उसके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो 1 या 2 लाइन मैच तो कर जाएगी, पिछले 2-3 सालों से कुछ लाइंस मैच कर भी रही थी,
पर अंत में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तुम्हें, तो क्लैरिटी 2-3 चीजों से आएगी। आपको प्रैक्टिस मैपिंग की करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और इसमें फिर नो डाउट एक्सपर्ट की जरूरत लगती है। कोई अगर एक्सपर्ट 8 से 10 साल लगा के अपने जीवन के, और वो भी 24 घंटे से वही काम है, तो तुम थोड़ा सा अगर सोचोगे, अगर हेल्प ले लोगे, तो अपना इसमें कुछ ऐसा जा नहीं रहा है कि बिल्कुल ही जो है, तो मेरे हिसाब से आपको हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपने इस चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया ना, तो एक बार करो। इससे ज़्यादा जो मतलब ज्योग्राफी का कंटेंट और कहीं नहीं दिख रहा आपको, इतना फ्री में मैंने पढ़ा रखा है, एक बार कम से कम वो एक्सप्लोर कर लो। तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ बिल्कुल। क्वेश्चंस जैसे, मतलब कहना मैं चाहूंगा कि थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी भी जाना पड़ेगा। यस सर, ऐसे और भी प्रश्न की जैसे ये अंडमान निकोबार का। हाँ, अब ये अंडमान निकोबार क्या, अब ऐसे वही सेम एनसीईआरटी आप उठाओगे, तो इन जनरल पूरे इंडिया का क्लाइमेट दिया हुआ है। अब हम इंडिया का क्लाइमेट तो पढ़ ले रहे हैं, मानसून, लेकिन अंडमान निकोबार भी तो है। अब कुछ कहेंगे नहीं नहीं, तो छोटा सा है, ऐसा कहाँ तक ध्यान दूंगा, लेकिन जब आप टीचर जब आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो साउथ वेस्ट विंड्स पूरी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, फिर आपको वो भी समझा रहे होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अंडमान निकोबार डिस्कस नहीं होगा क्लास में, होगा। क्यों? क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं होगा डिस्कस, तो यहाँ का तुम कभी फॉरेस्ट भी नहीं पढ़ पाओगे, तो वो रेनफॉल का कनेक्शन। तो एज अ वर्ड ढूंढने जाओगे तो शब्द एनसीईआरटी में मिल जाएगा, क्लाइमेट टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम अब देखो, दिसंबर से मई के बीच में भी एनसीईआरटी ने 4 से 5 पेज में अलग अलग महीनों का सब दे रखा है, इकट्ठा हो जाता है, समझ नहीं आता। अब क्लास में अगर आप मेरी रहोगे, तो मैं तुमको पूरा कैलेंडर वाइज आपको सारी चीजें 2-2 3-3 महीने का समझा रहा होता हूँ। और एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इस बार आ गया तो मैं अगली साल से पढ़ाने लगूंगा। तुम 4 साल पुरानी भी क्लास अगर मेरी देखोगे, तो भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओ। तो आप गाइडेंस आपको लेना चाहिए एनसीईआरटी के साथ साथ, मेरे हिसाब से ये भी है। यस सर, और ऐसे मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर का जो ये पूछ रहा है मैपिंग, आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो कराते हैं। हाँ, अब ये मैपिंग में क्या होता है, जब आपका पहले तो इंटरेस्ट अगर नहीं रहेगा ना, तो कभी आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि इनकी भी मैपिंग की जा सकती। तो वर्ल्ड मैप जब आप करते हो, इंडिया का मैप करते हो, तो ये खाली बैठे बैठे भी तुम्हारा दिमाग चलने लगता है। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं सर, मतलब इस टाइप के भी पूछे हैं कि क्या सिक्किम राजस्थान के लैटिट्यूड सेम है क्या, तो यहाँ भी मैपिंग ही लग रही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो क्या जितना ये स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स को कंपेयर अरुणाचल से भी कर रखा है, राजस्थान का अरुणाचल से कर रखा है, तो ये मैप कभी आप ऑब्जर्व करोगे, तो इस तरह से भी देखोगे, तब आपको समझ आएंगी चीजें। तो नो डाउट पीवाईक्यू भी हेल्प कर रहे होते हैं, और अगर आपका ये काम कोई आसान कर दे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर मतलब ये ऐसा है कि 3-4 फैक्ट करके आप जाएंगे, तब जाके एक सवाल सॉल्व होता है। हाँ, अब दूसरे तीसरे अटेम्प्ट वाली पब्लिक है, वो सब मेहनत करती है, बार बार 4-5 बार रिवाइज करती है, तो आपको भी वो एफर्ट डालनी होगी। फिर आप ये कहें नहीं मेरा नहीं सिलेक्शन हो और रहा है, इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, कि तुम सही वाला तो तुम्हें लगाना ही नहीं है, नॉट करेक्ट। उसमें भी नोट करेक्ट लगाना है, तो उसमें आधे इसमें गलत जी हो। सर। फिर अब जैसे मैं मैप का एग्जांपल दे रहा था, अब इसका तुम एनसीईआरटी के नाम पे गुणगान नहीं गा सकते, अब फैल जाएगा रायता। तो फिर आपको मैप की पूरी सीरीज करनी पड़ेगी। अब बच्चे कहेंगे अरे नहीं नहीं, जो न्यूज में था, हॉर्मुज न्यूज में था इसलिए आ गया। अरे हॉर्मुज स्ट्रेट न्यूज में था, लेकिन जब आप पूरी मैपिंग पढ़ते हो, तो आप वहां का पर्शियन गल्फ पढ़ते हो, पर्शियन गल्फ तो छोड़ो, उसके आसपास की सारी कंट्रीज पढ़ते हो। जब तक वो ज्ञान नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन ही नहीं, आप नहीं तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते समय कौन से देश मिलेंगे, या उसके पहले कौन से देश आ रहे होंगे। तो वहां का मैप आपको बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। तो आप सोचो कि एक दिन पढ़ लूं तो काम हो जाएगा, तो नहीं, आपको प्रॉपर डिटेल में सारी चीजें पढ़ना होगा, और धीरे धीरे करके यू विल रियलाइज कि पूरी दुनिया ही साल भर में न्यूज में थी। तो एक बार आप मतलब पूरा मैप ढंग से पढ़ लेना चाहिए, 15-16 क्लास रहती है सर। तो ऐसे पहले भी सवाल आए थे कि जब अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस ले ली, तो उन्होंने पूछा अफगानिस्तान के आस पड़ोस के कौन से देश हैं, फिर सब शाणे कहते हैं अच्छा ये तो करंट में था। करंट भाई में। पण तू पढ़ के गया था कि नहीं, यही बात बोलो। अब इसमें भी देखो वही कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपको एनसीईआरटी वही सेम एनसीईआरटी में मिल जाएगी, लेकिन फिर अब वो हिल्स वगैरह हो और आपको मैपिंग याद हो, तो लास्ट ईयर भी इनने मैप की एक लाइन जोड़ी है। और ये मैप ऐसा नहीं कि आप रट्टा लगा लो कि ये वाला आंध्र प्रदेश में है, ये तेलंगाना में, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। मतलब अगर ये एमपी है, और एमपी के नाम पे अगर ये सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा में अगर इस साइड मैकाल है आपके लिए, तो मैकाल का सतपुड़ा से कनेक्शन पता होना चाहिए। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, क्या मैकाल सह्याद्री का हिस्सा है क्या, तो सह्याद्री और मैकाल मैच नहीं होता, इसलिए रॉन्ग कर पाते हैं हम लोग। तो ये इमेजिनेशन लगता है भैया, मैपिंग बहुत जरूरी है, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। और ये जो बी शेप है, ये फिर फिजिकल ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसमें ये इंडिया की एनसीईआरटी वाली और फिजिकल, ये दोनों एनसीईआरटी मैच करा के इनने जो है एक एक स्टेटमेंट बना के दे दिया, और बीच में
मैपिंग का जोड़ दिया और ये फिर बना दिया। मतलब अप्रोच थोड़ा एनालिसिस वाला दिया है, और जो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के गए बच्चे उन्होंने किया भी है सही। मतलब हाँ जी सर, मतलब मेहनती लोग तो हैं ही जो ये सब करते हैं। अब ये जो यही वाली जो लाइन मैं कह रहा था उसी एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन हम पढ़ते भी हैं सारी चीजें, मैपिंग वैपिंग का पार्ट कैसा सब्जेक्ट हुआ क्या हुआ। यस सर। अब सर कुल मिलाकर इतनी सारी जो किताब यहाँ पे फाइनल ओवरव्यू दे पाए। तो इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा मैपिंग का पार्ट जरूर ऐड करें, और नहीं तो जब आप मेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस आप ऐड करेंगे तो फिर क्या है, ये तो प्रीलिम्स की बात होगी, आपको मेंस भी देना है, आपको हिमालय से क्लाइमेट चेंज को भी कनेक्ट करना है, आपको ड्रेनेज भी बेसिन पे भी कनेक्ट करना है, आपको लैंडस्लाइड भी कनेक्ट करना है, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, आपको फ्लड ड्रॉट साइक्लोन्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए इंडिया के रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, हीट वेव क्या है, मानसून का इम्पैक्ट, एल नीनो ला नीना, ये सारी चीजें कई बार एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो तुम्हारा काम आसान कर दे इस प्रिपरेशन में, उसके साथ आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ये समय खुद के एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। जीवन में इतना समय वैसे ही निकल गया है। 1-2 साल 3 साल ले लो, अच्छे से पढ़ लो और एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस में, और ये सब प्राइस यस में सर। सब कुछ कवर हो जाएगा। मतलब मित्रों बात ऐसी है कि एनसीईआरटी और उसके ऊपर भी बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे मैप्स आपको पता होना चाहिए। और हमने मेंस के तो सवाल आपको दिखाए नहीं, वरना तो वहाँ पर और डिटेल में बातें हो रही हैं। तो इट इज़ बेटर कि टाइम बचाते हुए अच्छे टीचर से पढ़ा जाए। अनअकैडमी हमेशा से आपके साथ रहा है। सर पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, और उसमें भी इस बार जो हमारा लेटेस्ट ये बैच बन रहा है उसमें दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स और मेंस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ कंप्लीट हो जाए, इस प्रकार का हमारा बैच ये बना है। और ये आखिरी बैच है क्योंकि इसके बाद वाले आएंगे वो फिर आगे देरी तक से होगा। जाएंगे हाँ, कुछ टॉपिक में इसके बाद prelims तो होते हैं। केवल 16,999 में आप जुड़ सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सस्ता है तो मतलब क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स थे तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चालू हुए। आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 280 आवर्स की ऑनलाइन पढ़ाई की है। हिंदी माध्यम के हाईएस्ट रैंक 20 रविराज, आप भी हमारे स्टूडेंट रहे। फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट वाले टॉपर्स हम नहीं बोले, केवल जिन्होंने हमें कोर्स में पढ़ा है। ऐसे पेड लर्नर्स की बात हो रही है, 100 से हमारे ऐसे ज़्यादा लर्नर्स लास्ट एग्जाम सीजन 2025 में रहे हैं। और इस बार शिक्षा महोत्सव के तहत ये तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा जो कॉलेज स्टूडेंट है जिनको 1-2 और साल लगने हैं, बीच में आपके सेमेस्टर एग्जाम के चलते आपके बैकलॉग हो जाते हैं, तो उन सब की सुविधा के लिए सर 9 महीने पर 9 महीने एक्स्ट्रा, और एडिशनली 9 मंथ्स एश्योरेंस। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। हालांकि उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ऐसी कि नियमित आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, नियमित आपने क्लासेस अटेंड किए हैं, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे प्रीलिम्स क्लियर, तो हम आपको फ्री एक्सटेंशन देंगे, हमारा सपोर्ट जारी रहेगा। और अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके बायलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। प्रीलिम से मेंस, जीएस से सीसेट, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो डू टेक बेनिफिट ऑफ। मतलब आप अगर बड़े शहरों में जाके रहोगे ना तो सर 1 महीने का किराया लग जाता है यहाँ, मतलब उतने में आप पूरी तैयारी कर पा रहे हैं। और गलती से बढ़िया कॉलेज वॉलेज अगर जा रहे हो आप, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको इस तरह का प्राइस पॉइंट चुनना चाहिए, ताकि आपके कभी कॉलेज में एग्जाम वगैरह भी हो तो वो भी मैनेज हो जाए। सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब अपन अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, तो हमने ज्योग्राफी की तो एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ ले ली सुदर्शन सर से। सर इसके अलावा एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट भी प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। सर इस बार का पेज पर तो मतलब एनवायरनमेंट तो हमेशा से विचित्र ही रहा है कि रैंडम अबाउट अस और ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी, स्पीसीज, पॉल्यूशन, एनर्जी पूछा जाए। कुछ कुछ चीज़ें हालांकि जो सीरीज में कवर होती है, कंटेम्पररी इशू जैसे माइनिंग हुआ, क्लीन एनर्जी, वो आप कर सकते हैं। इस बार सर हालांकि थोड़ा सा एनवायरनमेंट के प्रश्न कम आए थे। विचित्र तो वो विचित्र जैसा तो है हमेशा वो लगे। वैसा ही रहा है। हालांकि कुछ जगह सर अब मुझे फील होता है कि सुकून से पढ़ते, ये जैसे गिबन का हाँ, सवाल सर, ये हाँ। आपको क्या लगता है इसमें? सर एक्चुअल में इनके 3-4 पिलर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही है, और आपका पूरे साल भर के दायरा अगर लर्निंग का अगर अच्छा रहा तो कहीं ना कहीं बैठ जाती है। जैसे ये होलॉक गिबन्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तो तुमको जो है तुमसे सॉल्व होना ही चाहिए था ये, लेकिन प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखोगे तो आप मेंटली दिमाग में एक रखो कि भाई एक क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं स्पीशीज को लेकर, तो ये होलॉक गिबन्स वगैरह को लेके और फिर उसका पूरा हैबिटेट भी जानते हैं। अगर आप नेशनल पार्क्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में इसका जनरली ये पढ़ा जाता है, मतलब अगर आप ढंग से सही जगह से पढ़ रहे हो तो ये पढ़ लिया जा रहा होता है। फिर उसको लेकर उन्होंने सेंचुरी वगैरह, मतलब आप तैयार रहो। न्यूज़पेपर में अगर कोई भी स्पीशीज आ रही है और उसका हैबिटेट आ रहा है नेशनल पार्क के साथ, वो तुमको मतलब जो है मिलना ही मिलना है। अब लेकिन ये है कि दोनों का कंपैरिजन पूछ लिया तो यहाँ इस बारे में शायद हो सकता है कि थोड़े बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाए।
जी सर। अब क्या होगा कि एआई इंटरनेट से सब लोग कंपाइलेशन डालेंगे, पर वो पहले से मेहनत करनी हाँ, वो ये जरूरी साल है। भर की मेहनत है। देखो इन्वायरमेंट और एक्स्ट्रा सर साइंस टेक में मैं कहूंगा कि रिसोर्सेज जो बने हैं उससे ज्यादा अगर देखोगे क्वेश्चन तो उसका एकमात्र रीजन है करंट अफेयर्स। वहीं से आपको कुछ अतरंगी चीजें देखने को मिलती हैं। मैंग्रोव जैसा क्वेश्चन स्टेटमेंट जब आप उसके क्वेश्चन को देखोगे तो स्टेटमेंट थोड़े बड़े हैं, लेकिन आप थोड़ा अपने आप को काम कंपोज रख के पढ़ोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट हैं वो कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। अब वो सॉल्ट सेंसिटिव कैसे हो सकते हैं अगर वो कोस्टल रीजन में है तो? भाई समुद्र के तट पे तो नमक वैसे ही होता है, तो सेंसिटिव कैसे होंगे? दे आर द हेलोफाइट्स, उनको तो पसंद है नमक। ठीक है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि बाय विदस्टैंडिंग टाइडल सर्जेस एंड ऑफर, ये तो अच्छी बात है, मतलब मैंग्रोव का फायदा बता दिया इन्होंने। पहले वाले में कह रहे हैं कि मैंग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी, चलो यहाँ तक समझ में आता है। फिर से वही बात, फ्रेश वाटर स्टोर करना, फिर जो है मतलब पेडी कल्टीवेशन वगैरह सब कैसे करोगे? वहां पूरा ही एरिया नमक का है, खारे पानी का है। तो ये स्टेटमेंट जनरल पढ़ के भी आप डिलीट कर सकते हो और तीसरे को सही ले आ सकते हो। तो ये लिखा भी अपन ने कि इसको आप कैसे सॉल्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट कर दोगे आप। ठीक है। और वो सॉल्ट से दूर कैसे रह सकते हैं, उनका जीवन ही वही चल रहा है बेसिकली। दिस इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन। तो कुछ क्वेश्चन जनरल उसमें आते हैं जो शांति से सॉल्व किए जा सकते हैं। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे सर कमेंट करते हैं कि एसी में बैठ के तो बड़ा आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, बट द रियलिटी इज मैं भी चाहता हूं कि आप उसी मानसिकता के साथ जाएं कि कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होकर मुझे पेपर देना है, तो तुम्हारे क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे, फायदा आप ही का है। सर अब अल्टीमेटली इट इज अ पिरामिड कि जो टॉप 13,000 लोग हैं, हाँ। 1000 की वैकेंसी के सामने उनका सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन जिनका हो गया उनको बधाइयाँ, जिनका नहीं हुआ तो फिर आप ये जो अपना गुस्सा निकालते हैं, टीचर्स आर वेरी इजी पंचिंग बैग्स की कमेंट में जाके कुछ भी नेगेटिव हाँ। लिख लो, बट दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द आउटकम। इससे बेहतर है कि जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं सुकून से पढ़ते रहो। जो सिलेक्ट हुए उनसे भी आप घृणा ना करें, आप उनसे सीख लीजिए कि भाई अच्छा वो ज़्यादा पढ़ के गए थे, उन्होंने कुछ एलिमिनेशन लगाए वो सही हुए होंगे, हम भी और मेहनत करेंगे, अगले साल हम क्लियर होके दिखाएंगे। सर लेकिन ये जो इतने बिखरे बिखरे रिसोर्सेज हैं, कुछ आप के पिलर्स बता सकते? इसमें मैं बस आपसे यही कहूंगा सर कि मान लो 12-15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका टारगेट सिर्फ 6-7 क्वेश्चन को सही करने का होना चाहिए। पहली चीज बहुत ही किसी को कुछ भी लग सकता है, पर मैं आपसे कहूंगा 7-8 क्वेश्चन अपने टारगेट बनाओ। नेशनल पार्क वाला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग करो। क्लासेस मेरी फ्री की भी है, पेड में भी मिल जाती है, फ्री में वाली सीरीज भी देख सकते हो। पूरी मैपिंग से ठीक से करो। इंडियन ज्योग्राफी कनेक्ट करो, वहाँ रिवर विवर भी पूछते रहते हैं। स्पीशीज न्यूज़पेपर की कोई मत छोड़ो, भले ही आप हफ्ते में एक बार देखो लेकिन पूरा हफ्ते भर के अच्छे से करके रखो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्लाइमेट चेंज। उसको मतलब पेपर बनाने वाले को अजीब लगेगा अगर इन्वायरमेंट का पेपर दिया और क्लाइमेट चेंज वाला टर्म नहीं दिया तो। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती हैं उसको लेके एक आध बार आप पढ़ के जाओ एटलीस्ट, उससे आपके क्वेश्चन। लेकिन इसमें मैं 2 बार से देख रहा हूँ सर, उस ईयर का ना पूछते वो 1-2 साल पुराना भी पूछ ले। तो सारे वीडियोस डले हुए हैं, वो उनसे आप देख सकते हो। तो न्यूज़पेपर और थोड़ा पोल्यूशन, इस बार पोल्यूशन कम दिखा था। पोल्यूशन हमेशा आ रहा है, इंडस्ट्रीज कौन कौन सा पोल्यूशन रिलीज करती हैं वो वाला फैक्टर आप पढ़ के जाओ। ऐसे 6-7 क्वेश्चन टारगेट करो मेरे हिसाब से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर का जो एक्ट है, ऐसे 3-4 एक्ट है इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, ये 4-5 चीजें पढ़ लो, आपका काम हो जाना है। बहुत कोई किताब खरीद लूं, पूरा पढ़ लो, पर वो आना वैसे अतरंगी न्यूज़पेपर से। तो थोड़ा ध्यान आप सिलेक्टिव पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो इन्वॉल्व। जी सर, जैसे एक ज़माने में शंकर आईएएस की बुक चलती थी, पर आजकल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसे जो भी मटेरियल वगैरह चल हाँ, रहे हैं, वो थोड़ा करंट अफेयर्स के चक्कर में सर कितनी बार अपडेट करेंगे फिर? वो कुछ और ही जा रहा है। मतलब हाँ। अब जैसे वो लेटेस्ट पार्क सेंचुरी के बारे में, अब वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नहीं है, इस टाइप के हाँ, जो तो सवाल वो आते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें वो क्वेश्चन में दिखाना चाहूंगा एक बार। तो अब जैसे माधव नेशनल पार्क है, आप नॉर्मली पढ़ लोगे कि हाँ ये तो एमपी में है, एमपी के नेशनल पार्क में है, क्योंकि किसी की पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली थी तो उसने लिस्ट बना के टेबल बना के एआई से बना के दे दिया था। भाई नहीं होता है ऐसे, मतलब आप मतलब इतना ही आसान होता तो फिर अपने को 50-50 घंटे नहीं लगते। ये मैप से पढ़ना पड़ता है इनकी लोकेशन, फिर उसमें तक लिखा है मैंने कि भाई ये टाइगर रिजर्व भी बना है, और तुम देखोगे तो उसमें नॉर्मली ये लिखा है पहले स्टेटमेंट की टाइगर रिजर्व भी है क्या। फिर दूसरा पढ़ रहा है कि सांख के सागर उसके पास आपको देखने को मिलेगा, ये मैपिंग में सांख के सागर तक बता रखा है कि भाई तू मैच कर ले यहाँ पे अंदाजा ऊपर का। तो इसमें और ऐसा नहीं है मैं अकेले, बच्चे सर बार बार आते हैं, पढ़ते हैं, पोल करते हैं, तब जाकर ये कन्वर्ट होता है। तो आप मैपिंग वाला पार्ट ठीक रखो अपना, नेशनल पार्क वाला पिलर क्वेश्चन वहां से कई बार मिल जाए। और मित्रों, ये ऐसा भी नहीं है कि आप बस कोर्स लीजिए तो ही आपको सब पढ़ने मिलेगा। आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें,
हाँ। सुदर्शन गुर्जर सर सर्च करें, उनके फ्री क्लासेस टैब्स में जाइए। काफ़ी सारी चीज़ें सर ने पढ़ाई, तो जिन लोगों को परिचय नहीं है सर का, तो पहले आप वो देखिए, यू विल रियलाइज़ कि सच में ये जो बातें जितनी गहराई से यूट्यूब पर आजकल मतलब ज्ञान देने वाले और सब बहुत सारे आ गए हैं, पर सच में पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम हैं। सुदर्शन सर उनमें सिरमौर हैं और टॉपर्स भी हर बार उनका नाम लेते ही हैं। इस बार भी ऑल इंडिया रैंक 1 ने रूबरू का है कि मैंने आपके, क्योंकि वो तो मेडिकल रेसिडेंसी उनकी चल रही थी और साथ ही साथ करना सब मुश्किल था ऑनलाइन पढ़ाई की। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ मैंने इतने पढ़े नहीं थे, ऑल्दो 10th तक मुझे सोशल साइंस और जो सब्जेक्ट्स हैं लाइट सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन सर उसके बाद एक डेफिनेटली एक टच छूट जाता है, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट वही एकदम से जो जिस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है अकेडमी पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे सर मुझे आपका, मैं कल बता ही रहा था, ज्योग्राफी पढ़ने में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एजुकेटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, बाकी भी एजुकेटर्स हैं सर। हिस्ट्री में सर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। तो बाकी ऐसे बहुत सारे टॉपर्स को भी फायदा हुआ है, टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस थिंग्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बाकी भी विषयों की बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो मित्रों, अब तक हमने सुदर्शन सर से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की बुक लिस्ट और उस सब्जेक्ट को देखने का क्या अप्रोच होना चाहिए उस पर बात की। 2026 का पेपर जिस प्रकार का था उस हिसाब से कैसे तैयारी में बदलाव लाए सर ने हमें बताया। नाउ लेट्स मूव टू दी अदर सब्जेक्ट्स, स्टार्टिंग विद इकोनॉमी, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, आईआर सब हम देखे आएंगे। तो सर अभी ज्योग्राफी की बात तो हो गई, अब ये इकोनॉमी का तो मतलब मेरे को खुद को ही कई बार नहीं समझ आता। न्यूज़पेपर में अपडेट करूं कि फिर वो एनसीईआरटी में वो मैक्रो माइक्रो में कन्फ्यूजन रहता है मेरे को। फिर उसके बाद बीच में एक इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, फिर बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर सब्सक्रिप्शन हम ले लिया, मान लो खत्म हो गया, अब अगले साल मान लो क्या करंट अपडेट आएगा उसका क्या करूँ। फिर ये कुछ मोटी सी किताब आपकी जो है, फिर थोड़ी बहुत और कमी रह जाती, तो एक काम करता हूँ मैं द हिंदू भी लिख देता हूँ। करें क्या, मतलब थोड़ा रिसोर्स बहुत ही अच्छे से आप जरा बता दो सर एक बार। जी सुदर्शन सर, ये बात सही है कि इकोनॉमी किसी को समझ नहीं आए ऐसा एनसीईआरटी ने खुद ही तय किया है, इसलिए बहुत जटिल भाषा में चीज़ों को लिखा गया है। सबसे पहले तो मित्रों, ये जो येलो कलर की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, इसका वो लोड नहीं लेना है, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों में मुश्किल से 2 बार उन्होंने सवाल पूछे। तो सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी टाइम बचे तब इसको देखना चाहिए, तो इसे तो हम एक तरफ अभी सर रख देते हैं। ठीक है। अब बचता है अपने पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे भी बेहतर मैं आपको कहूंगा कि आप महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 11-12 की किताब डाउनलोड करके पढ़े, उसमें बहुत आसानी से बताया गया है। इन्होंने अननेसेसरीली बहुत जटिल भाषा में लिखा है और हिंदी पढ़ेंगे तो ये और उससे ज़्यादा जटिल है। तो इसका बेहतर विकल्प है महाराष्ट्र के क्लास 11-12 के बुक्स, तो सर इसे भी हम रख देते हैं। यूपीएससी मेंस की जहाँ तक बात है, तो सर ये इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ऐसी है कि आज़ादी के बाद से लेके अब तक क्या क्या सुधार किए गए, पंचवर्षीय योजनाएं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब की बातें प्रीलिम्स में हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन मेंस में जब आप लंबी चौड़ी प्रस्तावना करके निबंध लिखते हैं तब ये आपको उपयोगी है। तो भाषा शुद्धि के लिए, टू डेवलप योर वोकेबुलरी, यू शुड रीड इट इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो इसे आप अवश्य देख सकते हैं। लेकिन इसे बाद में देखना है जब बाकी खत्म हो, ये मेंस के लिए ज़्यादा उपयोगी। जहाँ तक सर बात है बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, ये हर साल आते हैं, मतलब 1 फरवरी को यदि बजट आ रहा है तो उससे एक दिन पहले यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे मतलब सरकार की सब पिछले साल की क्या उपलब्धियां रही और भविष्य में उनको क्या करना चाहिए, पूरे देश का अलग अलग डेटा सेट, विदेश से हमको क्या ये सब चुनौतियां हैं, जियो पॉलिटिक्स, करेंसी एक्सचेंज, ऑयल प्राइसेस वगैरह, इसमें भी सब कुछ काम का नहीं है। प्रीलिम्स में कुछ कुछ बार डेटा पूछते हैं, आईएएस में मतलब उपयोगिता थोड़ी कम है प्रीलिम्स में। सीडीएस, सीएपीएफ जैसी परीक्षाओं में सीधा डेटा उठा उठा के पूछते हैं, लेकिन एक हद के बाद इसका मतलब वहां पर भी कॉस्ट बेनिफिट उतना आपको याद नहीं रहेगा। तीसरा, जहाँ तक यूपीएससी मेंस की बात है, तो आप इसके अलग अलग चैप्टर्स, उसके शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन और अंत में जो कंक्लूजन होते हैं, उतने एक एक पैराग्राफ पढ़िए तो आपकी वोकेबुलरी डेवलप होगी। अब आपके ऐसे कितने सर्वे पढ़े 2022 से लेके अब तक 26 तक के पढ़िए, कि पुराने क्यों नहीं, क्योंकि कोरोना के पहले समस्याएं अलग थी। तो 2022 से लेके अब तक आप पढ़ेंगे, हर एक में समझो 12-15 चैप्टर हैं, एक एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का, तो मुश्किल से 50-60 पेजेस आपको पढ़ने, लेकिन ये भी तब जब आपने पूरा इकोनॉमी पढ़ लिया है। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बातें सर, वैसे लगता बहुत करंट अफेयर्स है, पर एक बार आपने थियरी पढ़ ली, उसके ऊपर थोड़े एडवांस टॉपिक्स कर लिए, तो यूपीएससी यूजुअली इकोनॉमी के नाम पे 2-5 साल पुरानी चीज़ें पूछती है, तो बहुत लोड नहीं लेना है। हालांकि फिर भी हर साल जो इकोनॉमी के अपडेट्स हैं, इंक्लूडिंग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो मैं हर साल अपनी एक नई फ्री सीरीज निकालता हूँ। तो अगले साल फरवरी में विन 27 सीरीज आएगी, उसे आप अवश्य देख सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं सर, वो एनसीईआरटीज और ये थियरी और करंट अफेयर्स, इन सब में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए मेरी इकोनॉमी की बुक भी है।
लोग कहते हैं ये बहुत ही मतलब कद्दावर बुक है, जाड़ी मोटी किताब है। आई एक्सेप्ट, उसका कारण है एनसीईआरटी से एडवांस थियरी से करंट इंक्लूडिंग लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ इसमें कवर्ड है। आपको ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बट अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है कि समझिए करीब 18 सवाल आए इकोनॉमी के, तो उसमें 8 से लेके 11 सवाल, डिपेंड करता है आप कितना रट के जाएं, इसमें से सॉल्व 2026 एग्जाम में हुए थे। बाकी और इस पर हमें बात करनी है वो हम स्मार्ट बोर्ड पे करें। लेट्स कंटिन्यू। इकोनॉमी की हम बात करें तो थोड़ा रीजनेबल ही था 2026 के अंदर। वन लाइनर उन्होंने पूछे कि ये बॉन्ड का प्रकार क्या है, ये ओएनडीसी नेटवर्क क्या होता है वगैरह। मतलब जो पहले ट्रेंड था वो ट्रेंड ऐसा था कि इकोनॉमी और उसका पहला पिलर मतलब मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, उसमें से हर साल करीब 6 से 7 सवाल आते हैं हमारे। पिलर 2 बजट टैक्सेशन, उसमें से थियरी की फॉर्मूला वन लाइनर पूछे जाएं, सेम ट्रेंड। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे सर करेंसी एक्सचेंज, इस बार सब लोग सोच रहे थे कि देखो ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध है, रुपया बहुत कमजोर हुआ है, कुछ तो पूछेंगे, तो मैप उन्होंने पूछ लिया, करेंसी का नहीं पूछा। पर इकोनॉमी में ये एक बात रही है कि वो 2 साल बाद पूछेंगे उसका कुछ थियरी या जोड़कर। तो आप पाएंगे साइंस में भी यही हुआ है कि जो चीजें 2024 में चर्चा में थी वो 26 में पूछी गई। तो छोटी बुद्धि से आप काम ना करें कि मटेरियल लंबा है, ज्यादा है, पीडीएफ में ये दिया है, वो क्यों पूछा है। इट विल कम आफ्टर सम ईयर। अब यहाँ पर हम सारे, मैं अगर एमसीक्यू दिखाऊं तो होगा ये कि जिन्होंने अब तक इकोनॉमी पढ़ाई नहीं है तो फिर उनको दिक्कत होगी। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि अप्रोच अपना क्या होना चाहिए। हम कोचिंग मुक्त बात करें कि कुछ कोचिंग यूपीएससी जो पेपर निकालती है वो अपने हिसाब से निकालती है। तो उन्होंने जो ये प्रश्न पूछे इकोनॉमिक सर्वे में से प्रश्न उठा के पूछते, पर वो ऐसा कि 2-5 साल पहले जो उन्होंने बात की वो इकोनॉमिक सर्वे में अब जाके अखबारों से चीजें उठा के पूछी जाती है। सरकारी की योजनाओं की जो इंडिया ईयर बुक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां से प्रश्न कुछ रैंडम मॉम पूछ लिए जाएं। फिर ये बैंकिंग फाइनेंस के नाम पे एक किताब है भारती वी पाठक, वहां से आपको एडवांस सवाल पूछे जाते हैं। अब ये सब कुछ आप जब मिलाते हैं बाकी सब्जेक्ट के साथ भी ओवरलैप होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कहें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिससे बिटकॉइन काम करता है, तो वो इकोनॉमी भी है, साइंस के टीचर कहें वो साइंस भी है। टोकनाइजेशन इकोनॉमी में भी आता है, टोकनाइजेशन साइंस टेक का भी हिस्सा है। तो इस कारण से हर एक सब्जेक्ट के टीचर कहेंगे हमारे सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आए। अब कंजर्वेटिव भी एस्टिमेट लेके चलो तो हर साल इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम 15 से 18 सवाल आ रहे हैं। इसमें से मैनेजेबल कितने होते हैं? अब 8 एक तो हो ही सकते हैं। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मृणाल सर बहुत स्ट्रॉन्ग कराते हैं, तो सर ऐसे हेल्प होती है सर। मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े, इतना हो सकता है। उसके ऊपर आदमी जितना शार्प इंटेलिजेंट है थोड़ा और एलिमिनेट करें, 11 तक गाड़ी खींचे। उसके ऊपर तो सर 3-4 सवाल ऐसे हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। माइनस मार्किंग में चली जी, तो उस हिसाब से आप इकोनॉमी मतलब पूरा साल अब लेके मैं बैठा रहूंगा ये यही करना है, ऐसी बात ना। छोटी बुद्धि से काम ना करें। अब जैसे मेरी ये इकोनॉमी के नोट्स हैं, हैंडआउट हैं, लोग कहते हैं ये आपने बहुत ज्यादा मटेरियल दिया, पर वो प्रश्न भी ऐसे पूछ रहे हैं कि 1993 की मल्होत्रा कमेटी, उसका आप पूछा कि वो इंश्योरेंस के रेगुलेटर से पहले बनी थी कि बाद में बनी थी। तो सब कुछ या तो आदमी ये कहे कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं, हाथ रुमाल पे तुम मुझे मटेरियल दे दो, पर फिर वो सिलेक्ट नहीं होगा तो फी लेके हम एक प्रकार से अनएथिकल काम कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। मटेरियल यहाँ पर हमेशा कॉम्प्रिहेंसिवली ही दिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के। हालांकि ये बात भी सही है कि कुछ ऐसे नए सवाल आते हैं जो मुझे भी नहीं पता है। जैसे सर ये मीशो वगैरह आजकल चलता है, वो ऐसा कि जो आदमी है उसके पास स्टॉक नहीं है साड़ियों का, उसने बस इंस्टाग्राम पे फैन पेज जैसा बना दिया और वहां से साड़ी बेच रहा है। आप ऑर्डर बुक करते हैं तो तीसरी पार्टी आपको सप्लाई कर रही है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। इन्होंने पूछ लिया, अब मुझे नहीं पता था, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कबूल करता हूँ। और इस हिसाब से सर ये अपना जो मटेरियल है मैं अपडेट कर रहा हूँ। और ना सिर्फ ड्रॉप शिपिंग, ऐसे और भी जो टर्म्स कंसेप्ट हैं ई कॉमर्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, तो इस हिसाब से जुलाई में मेरा नया जो बैच और मटेरियल आएगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है जो हम आगे बात कर रहे थे, एनसीईआरटी आप ना पढ़ें 11 मतलब एनसीईआरटी एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको मत पढ़ो। विचित्र उन्होंने, और हिंदी में और विचित्र है। उसकी जगह आप तमिलनाडु या महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो। बहुत ही कलरफुल उन्होंने ग्राफ्स और हेडिंग के साथ चीज़ें बनाई है। उसमें भी सारे चैप्टर काम के नहीं है। ये चैप्टर यहाँ पर हमने दिए हैं, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि हर साल यूपीएससी पिछले 15 साल में 2 ही बार प्रश्न पूछे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में मैंने जो पढ़ा है, वो रिकॉर्डेड मैंने अब कर दिया। अब मैं लाइव में माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता, फिर से अगर ट्रेंड में आएगा तब पढ़ाएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे देश का जीडीपी,
इन्फ्लेशन, जॉब क्रिएशन, ये सब बातें होती हैं। तो अगर मैं सारे बुक रिसोर्स की बात करूँ तो महाराष्ट्र 11-12 की आप किताबें पढ़ें। उसके ऊपर ही जितना यूपीआई, बिटकॉइन सब कुछ है, मेरी इकोनॉमी के बुक या नोट्स आप जो भी यूज़ करना चाहें। तो मैक्रो की थियरी हो गई। करंट अफेयर्स खुद से बहुत लोड नहीं लेना है। हर साल मेरी फ्री सीरीज़ आती है। अगले साल भी 27 सीरीज़ आएगी। उसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स, बजट, ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे, एवरीथिंग इज़ कवर्ड, विल बी कवर्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया कि वो 15 साल में 2 ही बार सवाल पूछे। मेरा रिकॉर्डेड कोर्स आप देख सकते हैं 2023 का। मेंस में सर जो प्रश्न आते हैं तो उसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस वन इज हेल्पफुल। उससे आपकी अंग्रेजी हिंदी भाषा शुद्धि होती है। उसी प्रकार इकोनॉमिक सर्वे पिछले 3-5 साल के आप डाउनलोड करें, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में मिलते हैं, और उसको भी आप हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ो, आपकी हिंदी इंग्लिश इंप्रूव होती है फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और आपके पास टाइम बचता है, रिसोर्सेज होते हैं। द हिंदू की बुक ऑफ एडिटोरियल, क्योंकि पूरा साल द हिंदू आप नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट उसके अच्छे कॉलम्स की वो किताब के रूप में रिलीज करते हैं। पहले सिर्फ इंग्लिश में आती थी, अब हिंदी में भी अवेलेबल है। उसे आप देखिए, दैट विल हेल्प यू। और मेरा कोर्स उसमें इन सब का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको मिल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। जो किताबें नहीं देखनी चाहिए, जैसे भारती वी पाठक, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, या आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए, अपने लिए नहीं, इसमें जो काम की चीजें हैं वो मेरे मटेरियल में मैंने कवर कर दी। उसी तरह मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम, ऐसी बहुत सारी किताबें, पर वो समझिए कि पुराने समय में मोदी सरकार आने से पहले, मतलब 2014 से पहले लिखी गई थी, तो उसमें लेटेस्ट चीजें नहीं होती। अब शायद ऑथर मर भी गए हों, तो पब्लिशर ये करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसका थोड़ा डेटा अपडेट करके नया एडिशन निकालते हैं। पर जो मोदी सरकार की नई नीतियां, यूपीएससी प्रश्न उस पर पूछ रही है कि सरकार आने पर यूपीएससी के मेंबर चेंज हो गए, नीचे पेपर सेट करने वाले चेंज हो गए, ये सब पढ़ने का, या कोई अगर ऐसा क्लेम करे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो असल में सर वो फालतू की चीजें पढ़ रहा है आदमी, टाइम वेस्ट हो रहा है। डेली कमेंट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अलग से कोई बिजनेस टाइम्स या इकोनॉमिक्स टाइम्स देखना ज़रूरी नहीं है। दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्लासेस की मैं आपको टाइमिंग बता दूं तो गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, और उसमें आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं। पहले से कुछ भी एनसीईआरटी या तमिलनाडु, महाराष्ट्र कुछ भी ज्वाइन करके आने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई अलग से किताबें भी लेने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिलते हैं। प्रिंटेड नोट्स, उसका लेटेस्ट एडिशन जुलाई में आएगा, उसको आप आइकॉनिक पैकेज के साथ या अमेजोन पर आप स्टैंड अलोन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। Next, we will speak with प्रतीक नायक सर on how to deal with history, सिद्धार्थ सर with how to deal with polity, और उसके बाद बाकी भी सारे सब्जेक्ट, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, सीसेट, उन सब पर हम बात करेंगे। टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देखते रहिएगा। मित्रों, जब हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, उसके बाद ये इंडिया ईयरबुक जहाँ से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पूछे जाते हैं, भारत का संविधान, उसके ऊपर ये जीरो एफआईआर, परोल, कस्टडी, इंटरपोल के नोटिस, करंट अफेयर्स। तो सर जब इतने सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, सिस्टमेटिकली से कैसे अप्रोच करें, हम जानेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा सर। यस सर। सर, पॉलिटी में मैं एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो आप एक मंत्र की तरह समझ लीजिए कि लेस इज मोर। इस बात को समझ लीजिए, लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। बिकॉज अगर सर हम देखा जाए तो पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन चलते हुए चले जाए तो हमारे पास ये रूम कम पड़ जाएगा, किताबें भरती चली जाएगी। आपने वकीलों के पीछे देखा होगा, हम वकील लोग पीछे बैठे होते हैं, हमारे पीछे दीवार ही नहीं दिखती, तो बुक्स ही बुक्स होती है। और जिस तरह से यूपीएससी चल रहा है वो तुम्हें पूरा ही वकील ही बनाना चाहता है। तो एक तरीका है टू अप्रोच दिस, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बुक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो तू माने या ना माने दिलदारा, असंत तेनू रब मन्या, ये है गॉड, राइट। जो भी सोर्सेस निकल रहे हैं, चाहे वो आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो, एवरीथिंग अल्टीमेटली हैज टू कम फ्रॉम दिस। दिस इज बाबा साहेब कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री। यहीं से सब निकलता है, यही पॉलिटी है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही लॉ। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, बट एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज। तो उसको सिंप्लीफाई करना ये तुम्हारा काम है, वो नहीं तुम्हारा काम कैसे, तुम्हें आएगा ही नहीं। अनटिल अनलेस तुम लॉयर हो तो यू नीड अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो काम मेरा है। दैट इज माई जॉब कि मैं तुम्हें इसे सिंप्लीफाई करूं और तुम्हें ये समझा दूं, इट बिकम्स पैलेटेबल टू यू। दिस इज द फर्स्ट कोर बुक जो आज तुम्हें पढ़ना जरूरी है। सेकेंड, एक बुक जो बड़ी फेमस हो गई फॉर वट एवर रीजन, राइट, मैं नहीं बोलना चाहता कि क्या रीजन है, और वो है लक्ष्मीकांत, राइट। अब ये 5th एडिशन है, यू कैन गो फॉर द 6th एडिशन, यू कैन गो फॉर द 7th एडिशन। पॉलिटी बदलने वाला नहीं है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ही रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा, पार्लियामेंट ही रहेगा, एवरीथिंग स्टेज। हाँ, थोड़े बहुत टॉपिक्स बढ़ते चले जाते हैं।
अब मैं इस बुक के बारे में ना नेगेटिव बोल रहा हूँ ना मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव बोलूंगा तो आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव आएंगे तो आप लोगों को लगेगा मुझे कमीशन मिल रहा है। नन ऑफ दैट इज ट्रू। लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि हमारे डीएनए में ये है कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, हम लोग स्कूल से कॉलेज से बुक्स पढ़ने की आदत है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास एक रेफरेंस बुक है। प्लीज वॉच दैट वर्ड। द वर्ड इज इट इज अ रेफरेंस बुक। इट इज नॉट द गॉड एंड इट इज नॉट द ऑल एंड ऑल ऑफ द क्वालिटी पार्ट। मेरे हिसाब से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द सोर्स ऑफ योर एग्जाम इज द न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, यू नीड समबडी टू हैंड होल्ड यू। बस यहां पर रुक जाओ। ये ट्रिविया के लिए आप भारत 2026 या कोई भी इंडिया ईयर बुक, वो आपको रिसेंट करंट अफेयर्स पता चल जाएगा, कौन मिनिस्टर्स है एक्सेट्रा। प्लीज पुट अ फुल स्टॉप टू इट। पॉलिटी में कॉमा मत डालो, पॉलिटी में एक्सेट्रा मत डालो, पॉलिटी में फुल स्टॉप डालना सीखो। दैट विल हेल्प यू बेटर। यस सर। तो मित्रों, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अलग अलग बुक्स, करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज की सिद्धार्थ सर ने में थोड़ा परिचय दिया। अब सर अगर आप कुछ बता पाए कि ट्रेंड कैसे धीरे धीरे बदला है एग्जाम में। तो देखिए, सिचुएशन पूरी तरह से फ्लिप हो चुकी है, राइट। इसको जितनी जल्दी हमारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स समझ जाए उतना अच्छा है। आमतौर पर अगर हम लोग देखें तो अगर 16 क्वेश्चंस टेंटेटिवली लिया जाए तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से या थोड़ा बहुत उसको इंटरप्रेट करके 13 अपने आप सॉल्व हो जाते थे। दिस वाज एब्सोल्यूट, और बड़ा प्रेडिक्टेबल होता था। इनफैक्ट हम लोग जब एग्जाम देते थे, जब एग्जाम के आसपास आता था, जब मॉक टेस्ट होता था, या जब ये क्वेश्चन हम लोग करते थे कि इस टाइम के लिए इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, तो बड़े स्टैंडर्ड होते थे कि मैं ऐसे प्रैक्टिकली ऐसे बोलूंगा जैसे मैं रोट मेमोराइजेशन करूंगा। तो मैं हमेशा बोलता था पहले प्रीएम्बल कर लो, फंडामेंटल राइट्स कर लो, डीपीएसपी कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज कर लो, पार्लियामेंट कर लो, जुडिशरी पढ़ लो। मोर और लेस तुम्हारा 80-90% यहाँ से हो जाता था। बड़े प्रेडिक्टेबल एग्जाम होता था। तो मैं हमेशा सबको बोलता था पॉलिटी प्रेडिक्टेबल है, पी से पी याद रखना, पी से पॉलिटी याद रख लेना, जो स्टैंडर्ड है वो पढ़ लेना, राइट। पॉलिटी प्रेडिक्टेबल होता है और उसमें तुम्हारे काम होता है, और मैं तुमको वैसे ही वैसे पढ़ा देता हूँ। 2026 में सारी कहानी चेंज हो गई। इनफैक्ट सर अगर आपको याद होगा, आपसे 2023 में भी कुछ चेक हुआ था, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि 2023 और 2026 में एक बड़ा मेजर फर्क है। 2023 में वर्टिकल वही था, एग्जाम टफ हो गई थी। इस टाइम वर्टिकली तोड़ दिया गया, वो शेली तोड़ दिया गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये टफ था, ये टफ नहीं था, ये डिविएंट था। जो मैं इंग्लिश में आई होप ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन नहीं है। इस टाइम वो रेलवे, वो ट्रेन ना पटरी छोड़ गई है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। हम वो टफ पेपर तो सॉल्व कर ही लेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, तो सर उसे फंडामेंटल राइट पूछ लेंगे तो वो पढ़ ही लेगा। अब ये वाला सिंपल सा बात हो गया। अब मैं सब लोगों को बोलता था प्रियम्बल पढ़ के जाओ, मैं लास्ट डे तक ये बोलता रहा प्रियम्बल पढ़ते जाओ। सर हमने एक डेटा एनालिसिस किया, हमने एग्जाम में भी किया, हमारे साथ अन अकेडमी में भी हुआ, हमने सब स्टूडेंट्स के साथ भी किया कि पिछले 10 साल में लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ प्रियम्बल से क्वेश्चन आया। प्रियम्बल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले 10 क्या इनफैक्ट 15 साल से मैं ऐसे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूँ, पेपर दिखाऊंगा और मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। इतना प्रेडिक्टेबल था सर। इनफैक्ट मैं सब लोगों को बोलता था चलो मेरे साथ बोलो, मैं ऐसे करवाता था क्लास में। हम क्लास में पढ़ाते थोड़ा ना, हम तो पढ़ाने के साथ साथ याद भी करवाते। तो मैं तो बोलता था चलो मेरी स्पीड में तुम बोलोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Full stop. जब ऐसा मैं बोलता था ये देखो अब तुम भी ऐसे बोलो। और सब मजेदार बात क्या है, प्राउड टू बी एन एजुकेटर एंड प्राउड ऑफ एन अकेडमी, कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते थे जो बोलते थे कि हाँ जैसा आप बोल रहे हो वैसे कर रहे, और उनको भी प्रियम्बल याद हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन याद हो गया था। तो मैं बोलता था अब पूछ लो जो मुझे पूछ रहे हैं, डेट पूछने डेट पूछ लो, सॉवरेन पहले आएगी, सोशलिस्ट पहले आएगी, सेक्युलर पहले आएगी, कौन सी अमेंडमेंट आई, सब आंसर दे देंगे। इस बार सारी खेल पलट गई। और सर क्वेश्चंस देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इधर लिखा है सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस। अब ये सर इंटरपोल के नोटिस है। मैं अब बोलेंगे कि ये मैं इस बात को
कुछ हद तक क्लेम करना देता हूं, और मैं इसलिए क्लेम करता हूं क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो दुश्मन खेमे की तरफ से बात कर रहा हूं, क्योंकि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, सिद्धार्थ अरोड़ा डालोगे, अनअकैडमी डालोगे, नोटिस डालोगे, वीडियो मिल जाएगा। तो मैं क्या करूं, पर मैं नहीं चाहता यूपीएससी कि तुम ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। लेकिन मैं सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो आपने प्रतीक नाइक सर से बात करते करते बोला था, और वो मैं भूला नहीं, इनफैक्ट मैं मुस्कुरा दिया कि ये तो बड़े गलत बात है ना कि मैं एक बुक लूं, उसको सर्च कर दूं गूगल वर्ड, वो देखो जी 70वें वर्ड पेज पर 18वें पैराग्राफ में तीसरी लाइन में से मैंने पढ़ाया हुआ है। यार वो स्टूडेंट थोड़ा ना पढ़ पाएगा, दैट इज नॉट फेयर। वो एग्जाम नहीं है, मैंने पढ़ाया है यार, तुम यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो, तुम्हें नोटिस मिल जाएगा, स्पेशल क्लास है, इनफैक्ट वो पढ़ाया हुआ है। इनफैक्ट जब मैं सीबीआई पढ़ाता हूं तो प्लस क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहूंगा, ना मुझे विश्वास था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एंड इट इज नॉट फेयर टू द स्टूडेंट। एक जगह पे कहीं सिल्वर नोटिस आ गया सर, ये देखिए, अब ये देखिए सर, 0 एफआईआर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कैसा, और सर इसमें भी अभी मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन वेयर 0 एफआईआर हैज बीन। अब सर मालूम है गेम यहां पर इस वर्ड से हो गई है, लॉज्ड, लॉज्ड विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब मैं एक वकील हूं, तो मेरे को वकालत की तरफ से ठीक भी है। सर अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपके इस माध्यम से करना चाहता हूं, ये क्वेश्चन केवल और केवल एलिमिनेशन से पास किया जा सकता था, बिकॉज मुझे मालूम है 0 एफआईआर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर इन्फॉर्मेंट। ये गलत है, आप ओरल भी दे सकते हो, आप रिटर्न भी दे सकते हो। 3 गलत होते, ये 3 गलत, ये गलत, और ये वाला पॉइंट भी गलत है, तो क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे आंसर 2 मिला। अब सर धमाका हो गया यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सर मैं फिर ये बात बोलना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा स्ट्रेट शूटर हूं, मेरी कही हुई बात लोगों को चुभ जाती है, लेकिन हकीकत तो हकीकत रहेगी कि द सो कॉल्ड एजुकेटर्स ने धमाका बना दिया कि यार ये तो चॉइस ही गलत है, ये वो गलत है। ऐसे ही बेचारे स्टूडेंट्स परेशान थे सर 2026 के बाद, फिर उनको और परेशान किया गया ये बोलकर कि ये दिखा, अरे जो लोग बोल रहे हो आप लोग जाकर सेक्शन 173 पढ़िए सर, यहां पर वर्ड लॉज्ड लिखा हुआ है। लॉ, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं की जा सकती। यहां वर्ड लॉज्ड लिखा हुआ है, लॉज मतलब हम कंप्लेंट देने गए थे, उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। अब मैं यहां पर बड़ा हीरो बन के, देखो मैंने कॉलर ऊपर कर लिया, क्योंकि मेरा रोज का काम है, आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मैंने पकड़ लिया और वैसे भी एलिमिनेशन से हो गया था। बट सर स्टूडेंट्स नहीं कर पाएगा, एस्पिरेंट नहीं कर पाएगा 60 सेकंड में। तुम्हें कोई ऐसा मिलना चाहिए, और अभी के लिए तुम मुझे ही मान लो, कोई ऐसा मिलना चाहिए जो रोज सुबह शाम तुमको जब पढ़ा रहा हो, कभी क्लास में, कभी क्लास के बाद, कभी मॉक टेस्ट के बहाने, कभी डिस्कशन के बहाने, हम सुबह शाम तुमको ये पढ़ाते रहेंगे, तभी समझ में आता है। एक चीज सर मैं आपके माध्यम से और बोलना चाहता हूं, प्लीज मेरी कोई गलत फहमी मत, वर्ड मत निकालना। पॉलिटी में ज्यादातर लॉ होता है, और लॉ ज्यादातर लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होता है, और वो लैंग्वेज एक कोई सिखा सकता है। आपको जो लगता है, मैं हमेशा सबको एग्जांपल देता हूं, मैन MAN, मेल MALE, ह्यूमन HUMAN, ये तुम्हें पर्यायवाची लग सकते हैं, लॉ की दुनिया में ये अलग वर्ड्स होते हैं। तो ये सर कोई समझाएगा तभी होएगा। वुमेन, फीमेल, ये वर्ड्स अलग अलग माने जाते हैं लॉ में, आपको रोज सुनाई देगा, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एजुकेटर के साथ। आप किताबों से, ये रही किताब M लक्ष्मीकांत, बाइबल ऑफ पॉलिटी ना, ये लो पढ़ लो, एक निकाल के दिखा दो, और अगर तुम्हें मिल भी जाए, तुम कैसे लैंग्वेज को डिस्कर्न करोगे। सर दुनिया बदल गई है, ये अगर इस टाइम पर नहीं समझेंगे, हाँ मिलेगा, 100% मिलेगा, अगर तुम पढ़ने वाले होंगे न्यूज़पेपर से मिलेगा, अखबारों में मिलेगा। 0 एफआईआर आया था, मैं तुम्हें तब भी बता देता हूं कि ये कब आया था। अगर बहुत पहले का भी ना देखे तो मणिपुर वायलेंस जब बीच में हो रही थी, जब मणिपुर में राइट्स चल रहे थे, तब चारों तरफ 0 एफआईआर का न्यूज था। इनफैक्ट तुम यूट्यूब पर जाओ
तुम्हें मेरा वीडियो मिलेगा, हम करंट अफेयर्स निकालते रहते हैं, लेकिन क्या तुम उतने डिटेल में पढ़ोगे? क्या तुम्हें तब समझ में आएगा? इनफैक्ट जब तुम्हें नहीं भी समझ में आएगा तुम उसको स्किप कर दोगे और भूल जाओगे कि किसी दिन ये पूछा गया था। यू नीड समबडी टू हैंड होल्ड यू। हैंड होल्डिंग, कोई हाथ पकड़ के पढ़ाएगा तो ही तुम्हारे लिए ये फायदेमंद होगा। यस सर। और ऐसे और भी और इसमें मित्रों ये जो 0 FIR है, लगभग कई इंस्टीट्यूट्स के जवाब गलत हुए। सिद्धार्थ सर ने जो ये आंसर इसका बनाया, बाद में ऑफिशियल आंसर की आती है, मैच हुई, उसके बाद भी हंगामा हुआपन। ये ऐसे प्रश्न है कि जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस हिसाब से सिद्धार्थ सर कर पाए। तो छोटी बुद्धि से आप काम ना करें कि पिछले साल नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछेंगे। बीच में सर ये दौर चल रहा था कि परोल, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन सब पूछा गया था। फिर 24-25 में नहीं पूछा तो छोटी बुद्धि से लोग कि अब नहीं करना है, फिर ये 0 FIR और इंटरपोल नोटिस सब आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए आपको कुछ फीस देनी है या कोर्स ज्वाइन करने। सिद्धार्थ सर ने पूरी सीरीज बनाई है ऐसे जुडिशियल, क्रिमिनल, पुलिस टर्म्स के बारे में। उसकी हम प्लेलिस्ट की ये लिंक या इन्फो कार्ड में डालेंगे, उसको आप अवश्य देखें। सर ऐसे ये कुछ नए कि कानून कब बना था और अलग अलग योजनाओं के प्रश्न हम देख पा रहे हैं। फिर ये कमिटीज अब इतना कौन याद करे या कोई इसमें ट्रिक है? बिल्कुल सर। देखिए सर, अब मैं एक इसी पॉइंट पर सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि वो जो छोटी बुद्धि वाली बात है सर, वो बिल्कुल सही बात बोली। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मैं आपके माध्यम से सबको पूछना रहा था। मैंने एक कमेंट पढ़ा था यूट्यूब पर, जब मैंने ये सीरीज बनाई तुरंत जैसे ये खत्म हुआ, हमने एक प्रॉपर सीरीज बनाई कि यार स्टूडेंट्स को मदद हो। क्रिमिनल लॉ कहाँ से पढ़ोगे, इतनी मोटी मोटी किताबें, उतने टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं आता। सर एक कमेंट आया, अब मुझे नहीं पता कि वो किसने कमेंट किया। वो आजकल एजुकेटर्स भी दूसरे, वो खुद भी भला नहीं कर रहे, दूसरों को भी डुबोने का कुछ है, वो क्रैब मेंटालिटी, केकड़ा मेंटालिटी, पता नहीं किस तरह। उसने क्या लिखा और मुझे बड़ा दुख हुआ, उसने लिखा अब क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे लिखा है उसने, अब क्यों पढ़ा रहे हो, इस बार आया तो क्या हुआ, अगली बार भी आएगा। नो, तो आदमी है ना भौचक्का रह जाता है कि यार हम कितनी गुड इंटेंशन से, कितनी मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए यूट्यूब पर स्पेशल क्लास में, प्लस क्लास में ला रहे। एक तो मुझे उसका दुख है, दूसरा मुझे अगर वो मासूमियत में भी कर रहे, तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, मृणाल सर क्या कर रहे, अनअकैडमी के बाकी एजुकेटर्स क्या कर रहे, हम सारे के सारे इंश्योरेंसेस कर रहे, कहीं पर भी गैप ना रहे, जो हमसे बन पड़े वो करे, जो हम बन। तो जब बॉर्डर पर जब इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट करती है, तो वो इंडियन आर्मी सारी फेंसिंग, सारे बॉर्डर पे, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रखती है ना, कि वो ये बोलते हैं कि 1965 के वॉर में तो यहां से वॉर नहीं हुआ था, ओके, या 1965 में तो एक बार तो हो गया, ओके, अब थोड़ा ना दोबारा वहीं से अटैक होगा। जहां से तुम्हारी नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी। हम तुम्हारे साथ ऐसे खड़े हैं कि जैसे फौज है कि यार इस बार ऐसा हमला हुआ, हम नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाते। व्हेन वी आर वर्किंग सो हार्ड, ऐसे कमेंट्स देखकर से चुभन होती है। तो दैट इज इट। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, मैं खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहा हूं कि मैंने जो पीडीएफ दिया था उसके आखिरी 25-26वें वाले में आया, और मैं चाहूंगा सबसे पहले तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, मैंने डिविएंट क्वेश्चन बोल ही दिया, इससे अच्छा क्या मैं बोलूं, पूरा अनफेयर एग्जामिनेशन था। लेकिन मैं फिर भी अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, ना मैं ये मानता हूं कि तुम चैट जीपीटी हो, ना मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में एआई है, और ना मैं ये मानने को तैयार हूं कि तुम लोगों ने कोई वरदान लिया हुआ है। सर ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता था, सिंपल, एंड दैट्स द ऑनेस्टी एंड दैट्स गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ। सर फिर ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में से सीधे ही चीजों को उठा कर जो पूछा गया ये? बिल्कुल सर। सर एक तो इन्होंने सीधा पूछ लिया, वो तो चलिए ठीक है, आर्टिकल 13। सर वैसे इन ऑल ईमानदारी हम लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, जैसे ये क्वेश्चन आया था और ये हम लोगों ने मॉक टेस्ट में भी डाला था कि लॉ इंक्लूड्स व्हाट, तो लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स, बायलॉज, रेगुलेशंस, कस्टम्स, नोटिफिकेशन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ था, लेकिन फिर ये लोग गेम खेल गए और ये डाल दिया उन्होंने, बिकॉज ये 60 सेकेंड से सर सीधा सीधा पूछ लिया जाता। लेकिन मैं फिर ये बात बोल रहा हूं सर, अगर आप मुझे रोज 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 एक ही बात बताएंगे, सुबह शाम आप मुझे बताएंगे, बातों बातों में मुझे बताओगे कि ऐसे इकोनॉमी किया जाता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मैंने उस क्लास में मिस किया, मैं अगली क्लास में याद कर लूंगा, उस पीडीएफ में मिस किया, उस मॉक टेस्ट में याद कर लूंगा।
जब आप मुझे चारों तरफ से पढ़ाओगे ना सर, वो मुझे स्ट्राइक करेगा। और क्योंकि जो स्टूडेंट्स चारों हर क्लास में अटेंड कर रहे थे, और ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लासेस मत मिस किया करो, डोंट मिस अ सिंगल क्लास। ये तुम्हें कसम है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो, सीरियस नहीं हो तो छोड़ ही दो यार, दैट्स नॉट अ पॉइंट। लेकिन अगर तुम मेरी रोज की क्लास में आते, सर ये लाइन ध्यान में आ जाती, ये नोटिस हो जाती, हमें नोटिस हो गई थी, हम लोग को 30 सेकंड में नोटिस हो गई थी। यस, यूपीएससी अनफेयर टू अ स्टूडेंट एट 60 सेकंड्स में ये आंसर देना, लेकिन सर इसके लिए अब तैयार होना पड़ेगा। देयर इज नो इफ्स एंड बट, बिकॉज 2027 रिपीट ऑफ 2026 हो सकता है। यस सर। और फिर ये कुछ एथिक्स और ऐसे केस स्टडीज पूछे गए, 1 2 3 4। इसको तो जी सर ये वाले जो एथिक्स वाले क्वेश्चन है सर, इनको तो इलीगल घोषित कर दिया जाना चाहिए, इनको तो बैन कर दिया जाना चाहिए। ये क्यों पूछा गया है? राइट, दिस इज अनफेयर। केस स्टडी है, नंबर 1 केस स्टडी प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, नंबर 2 एथिक्स पार्ट नहीं है, नंबर 3 सर इतना पढ़ने में ही 60 सेकेंड्स निकल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से सर ये इलीगल है। बट व्हाट टू डू, मेरा सिर्फ ये बात है कि अगर तुम्हारे लिए मुश्किल था तो तुम्हारे साथ वाले के लिए भी मुश्किल था। हमारे फिर भी सब 12 में से 9 क्वेश्चन ठीक आए, मैं तो उसके बारे में खुशी मना रहा हूं कि फिर भी हमारे स्टूडेंट्स कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। यस सर। मतलब तो अब प्रश्न ये होता है कि ये जो सब इतना कुछ बिखरा हुआ है हमारे पास हाँ जी कि सर संविधान भी है, लक्ष्मीकांत भी है, अखबार के करंट अफेयर्स भी है, भारतीय न्याय संहिता भी है, इंटरपोल का नोटिस भी है, तो हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? मतलब आप सर देखिए, जैसे ये है, ये करंट अफेयर, ये सिर्फ ट्रिविया के काम आएगा, मिनिस्ट्री के बारे में पता है, ये सिर्फ उसके काम आएगा। और मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, अगर तुम्हें ये पढ़ने की इच्छा नहीं भी है, हमारी बातों बातों में हो जाएगा। मेरे हिसाब से सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें बैक ऑफ द हैंड की तरफ मालूम होना चाहिए, इसके इंट्रिकेसीज भी मालूम होना चाहिए, इसका डिटेल मालूम होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री। इस बार सर हमारे पास सर 22 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास 22 पार्ट्स में। अगर मैं प्रियम्बल, अगर मैं यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखूं तो जो पहले ये इंडेक्स दिया हुआ है, फिर हमारा प्रियम्बल है सर। जब प्रियम्बल खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आर्टिकल्स में लिखा गया। आर्टिकल्स को हमने थीमेटिक फॉर्म में पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 है, फिर पार्ट 2 में आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से सर 22 पार्ट्स है। जो 22nd पार्ट है ना सर, वो 22nd पार्ट इस आर्टिकल 393, 394 एंड 395। तो ये आप जी। देख पा रहे होंगे उसमें से सर, हाँ प्रश्न ये उठा है। 393, 394, 395 ऑफ पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 22वें पार्ट मतलब आखिरी पार्ट के आखिरी 3 आर्टिकल्स पर यूपीएससी ने 2026 में क्वेश्चन पूछा। ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे का ऐसा रह गया, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स आर्टिकल 13 से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो मेरा पॉइंट ये है, तैयारी शुरू कर दो। अगर दुश्मन ने अपनी गेम बढ़ा दी, और मैं दुश्मन एडवर्सरी इसलिए बोल रहा हूं यूपीएससी को, बिकॉज हमें उसी एग्जाम को क्रैक करना है। अगर वो अपनी गेम बढ़ा रहा है तो तुम्हें भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये लाइन बोली जाती है। तो अब तुम कमांडो की तरह ट्रीट करो, वक्त मुश्किल है, पुराने दिन गए, दैट्स डन। यस लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, प्लीज गो हेड एंड रीड इट, मना नहीं है, लेकिन द प्राइमरी सोर्स हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी फॉर बेसिक्स, वो भी केवल 11th एंड 12th के एनसीईआरटी से मुझे खास मकसद है, बाकी कुछ नहीं। ये सर अब एक जो नया सोर्स, जिसको एक्चुअली ये नया सोर्स बोला ही नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी भी अपने नोट्स में पीआईबी को अपडेट नहीं किया है। मैंने हमेशा पीआईबी को देखा है। अब वो बात अलग है कि कोई उसको जाने ना जाने। और तुम्हारे घर जो रोज आता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इसको तुमने प्रैक्टिकली रिलीजियस फर्वर से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द सोर्स, इस सोर्स से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यस तुम्हें समझने के लिए हो सकता है आवश्यकता पड़ जाए किसी की, हो सकता है तुम्हें कुछ ना समझ में आ जाए, प्लीज फील फ्री इन आर डाउट सेक्शन, इन आर स्पेशल क्लासेस, लेट्स हैव डिस्कशन। यूट्यूब पर आ रहा है सर, मैंने सीरीज निकाली है अभी, उसको हमने पॉलिटीन फोकस रखा है। उसका इरादा ही ये है कि मैंने ऐसे बोला है कि अगर इस साइड पर, न्यूज़पेपर के इस साइड पर पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी खबर होगी, मैं उसका करंट अफेयर पर यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा इन डिटेल। यस मुझे लगता है ये रेलेवेंस है। 365 दिन
में कितनी न्यूज करंट अफेयर के लायक हो जाएगी, पॉलिटी की हेडलाइन के लायक हो जाएगी, वील बी देयर, आई टेल यू। और मैं उसका स्टैटिक पार्ट भी बताऊंगा, मैं उसका एमसीक्यू भी बताऊंगा। अभी सर रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड जो न्यूज आई थी कि कॉकरोच का जो सिंबल है वो इलेक्शंस में लिया या जा सकता है कि नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा मैंने अभी अभी निकाला है। तो ये इरादा यही है कि आपकी हर तरह से मदद की जाए, एंड दैट्स द एंटायर पॉइंट फॉर पॉलिटी। सर तो मतलब ये चीज़ें तो हैं ही, और स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने के लिए सिद्धार्थ सर के कोर्सेज भी चल रहे हैं अनअकैडमी पर। सर आप कुछ बता सके कितने ड्यूरेशन में आप चीज़ों को कवर करते हैं, व्हाट इज द रेगुलर पैटर्न? ब्रॉडली स्पीकिंग, व्हेनेवर हमारा नया कोर्स लॉन्च होता है, मैं पॉलिटी को गवर्नेंस से अलग करता हूं। इन अदर वर्ड्स, मेरा प्रीलिम्स का फोकस अलग होगा, मेंस का फोकस अलग होता है, और एक मर्ज्ड कोर्सेस होते हैं। व्हेनेवर हम पॉलिटी को कोर्सेस लेते हैं तो अब मिनिमम ऑफ 45 सेशंस लगते हैं। दैट गोज फ्रॉम टू अबाउट 2.5 आवर्स ऑफ दिस। सब कुछ कवर किया जाता है उसमें, प्रीलिम्स के रिलेटेड पुराने एमसीक्यूज, नए एमसीक्यूज, जो मुझे लगता है एक्स्ट्रा आने वाले हैं वो भी। सिमिलरली गवर्नेंस में सारे के सारा एवरी डिटेल पॉसिबल फ्रॉम पीआईबी, पीआरएस, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट, सारे के सारे खत्म किए जाते हैं। ऑल ऑफ देम एक्सटेंसिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाता है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि सारे के सारे सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं, बट जब भी कुछ अपडेट होता है मैं उसकी स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, एंड आई मेक इट वेरी पॉपुलर, आई एडवर्टाइज इट कंप्लीटली, ताकि किसी का कुछ मिस हो। तो पॉलिटी है, बहुत डायनामिक सब्जेक्ट होता है, कोई खबर नहीं आ गई, कुछ भी नया हो गया, आई विल ऑलवेज अपडेट इट टू माई पोस्ट। तो मित्रों, सिद्धार्थ सर के पॉलिटी गवर्नेंस के कोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है, और आप अभी जुड़ रहे हैं तो इसमें हमने जो आगे बताया वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस, और उसमें चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन। बाकी सिद्धार्थ सर की ये जो पॉलिटी करंट अफेयर्स की सीरीज, क्रिमिनल एंड जुडिशियल टर्म्स की सीरीज, वो सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। उसका भी हम इन्फो कार्ड या लिंक यहाँ पर नीचे डाल रहे हैं, उसको आप अवश्य से देखें। अनअकैडमी ऐप पर भी आप डॉक्टर सिद्धार्थ राज सर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारा फ्री क्लासेस में कंटेंट मिल जाएगा। तो जिन लोगों को परिचय नहीं है सर का, आप जाके उनके स्पेशल क्लासेस देखिए, यू विल लर्न पॉलिटी बेटर। तो हमने, थैंक यू वेरी मच सर, आपने Thank जो you. बताया, और इसके बाद हम हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स सारे आयामों पर चर्चा करें, तो प्रोग्राम में आप बने रहिए। मित्रों, इसके बाद हम समझेंगे कि हिस्ट्री में इतने बिखरे जो सोर्सेस हैं वहाँ से क्या कैसे पढ़ना है। प्रतीक सर, ये जो हिस्ट्री के नाम पे मतलब किसी को जिंदा मत छोड़ो ऐसा ये जो चल रहा है, इतनी सारी किताबें हैं, ऊपर से कुछ कुछ तो करंट अफेयर्स का भी सब पूछते रहते हैं, Right. तो मतलब इसमें क्या काम का है, क्या छोड़ना है, हाउ टू मैनेज ऑल दिस? सर इसमें एक तो 3-4 चीज़ें हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक तो 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड, और पूरी तरह से आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ेगी। अब एक तो आती है एनसीईआरटीज़, जो जैसे ये वाली है, यहाँ तो अपने 12th की डाली हुई है, पर 6 से लेकर 12 तक आपको अलग अलग फेजेस में एनसीईआरटीज़ मिल जाएगी। तो उसमें अवर पास्ट 1 भी आपको मिल जाएगी, अवर पास्ट 2 भी देखने को मिल जाएगी, अवर पास्ट 3 भी देखने को मिल जाएगी, जो एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न की एनसीईआरटी। इसके सिवाय आजकल सर वो नई एनसीईआरटी आई है जिसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग इंडिया सोसाइटी एंड बियॉन्ड, जिसको लेके काफ़ी अप्रोर भी हुआ है। उसमें से भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट हमको निकालनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री में सर प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी एनसीईआरटी वो सब थीमेटिक लिखी गई है, और थीमेटिक लिखने के कारण क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को बहुत बार नहीं आती। पर इसमें से जो बॉक्सेस है, इसके अंदर अगर आप डिटेल देखोगे तो बहुत बार आपको इस तरह के बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऑथर्स के कंटेक्स्ट में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है हम लोग के लिए समझने के लिए। तो एनसीईआरटी आपको देखनी है, प्रोवाइडेड आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये क्रोनोलॉजी के लिए मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि आप जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है उसको करिए, और उसके लिए तो मैंने बाकायदा अलग से एक सीरीज़ भी बनाई हुई है अपनी चैनल के ऊपर, अनअकैडमी की चैनल के ऊपर। ये तो अपना पहला फाउंडेशन हो गया, अगर आप शुरुआत से करने की कोशिश कर रहे हो। बाकी आप मॉडर्न के अंदर देखोगे तो मॉडर्न में 2 किताबें बहुत चलती रहती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें ये प्लासीडो पार्टीशन करनी चाहिए, दूसरे एक थीम कहती है स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ा करते थे तब इतनी हुआ करती थी, आज देखने की कोशिश करोगे इतनी हो गई है। अब सवाल यहाँ से ये निकल के आ जाता है कि स्पेक्ट्रम के अंदर भी आपको मतलब है ना अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न अगर एक सोर्स के ऊपर करना है तो स्पेक्ट्रम अच्छी, कंपेयर टू प्लासीडो पार्टीशन जो मेंस के लिए, एनालिसिस के लिए, या मैं कहूँगा ऑप्शनल के लिए अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम सर इसमें ये है कि ये प्लासीडो पार्टीशन जो है एनालिटिकली बहुत अच्छा है, पर उसमें वो जो यूरोपियंस वाला जो पार्ट है, जैसे वो डच कहाँ पे आए थे, पोर्चुगीज़ कहाँ पे आए थे, वो वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि ये शुरू ही लेट होता है 17th 18th सेंचुरी ऑनवर्ड से।
तो इसके लिए ये ठीक रहेगा। अगर ये हो गया और इसके अंदर पीछे का जो स्पेक्ट्रम में भी सर एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है लास्ट वाला पोर्शन। एवरी चैप्टर के बाद उसने वो एनालिसिस दिया, समरी दिया हुआ है। तो जो समरी दिया हुआ है ना, वो आपको बहुत हेल्प कर देता है सर, ठीक है? जैसे ये वाला है, राइट? तो ये समरी वाला पोर्शन है, इसको अच्छे से करके जाना। इनफैक्ट पीछे स्पेक्ट्रम में जब बुक खत्म भी होती है ना, व्हेन द बुक एंड्स ओवर है, तो उसमें भी आपको पर्सनालिटीज के बारे में दिया हुआ है, या आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए आपको टेबल्स की डिटेल्स आपको दी गई है, ये वाला सर, ठीक है ना? कांग्रेस के सेशंस हुए हैं, इसको अच्छे से करके जाइएगा। एक तो स्पेक्ट्रम हो गया है, हो जाए तो उसके बाद प्लासीडो पार्टीशन अगर आपको पढ़ना है तो खुद पढ़ सकते हो, बाकी सिलेक्टिव रीडिंग के लिए ठीक है, ये हो गया। वही कहानी मिडीवल और एंशिएंट के लिए। अब देखिए सर, मिडीवल तो 2 साल से आ ही नहीं रहा, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। एंशिएंट के लिए बहुत लोग ये बुक को सजेस्ट करते हैं। ये बुक का नाम है उपिंदर सिंह की बुक है, और इसको बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई यही पढ़ना चाहिए। अब देखिए सर, ये बुक की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बुक अराउंड? ये बुक जो है, ये बहुत ही लेंदी बुक है। इसकी कॉस्ट बेनिफिट देखोगे तो मतलब मेरे हिसाब से ऑनेस्टली उतनी रेलेवेंट नहीं है फॉर द जीएस स्टूडेंट्स अराउंड। ऑप्शनल के विद्यार्थी की भी हालत खराब हो जाती है। डेप्थ में पढ़ना है नो डाउट, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि पूरा का पूरा जो तैयारी है उसमें ये बुक ही करते रहोगे। आपको 6 हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स करने हैं, तो इसको हो सके उतना अवॉइड करिएगा। आपको और दूसरे सोर्सेज के थ्रू सफाइस करना पड़ेगा। वही कहानी सर आर्ट एंड कल्चर में भी होती है। अब इसमें भी नितिन सिंघानिया का सर हिसाब मुझे बताने दीजिए। हाँ जी ये सर, ऐसा है कि 800 पेज की किताब है, राइट, कोई एक फैक्ट पूछ लिया जाए राइट, और पब्लिशर मुझे कमीशन दे कि आप हवा बना दो, तो मैं Right. क्या करूंगा? किंडल वर्जन डाउनलोड करूं, मैं सर्च करूं ये क्या कर्नाटिक म्यूजिक का हिंदुस्तानी इक्विवेलेंट क्या है, राइट, और फिर मैं स्क्रीनशॉट लगा, देखो इधर से सवाल आया एंड यूज दिस बुक, और उस पर अमेजोन वगैरह से कमीशन मिले, कर करके हवा बने जब। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि दूसरी जो भी किताबें हैं वो तो आप थोड़ा कंसेप्ट भी याद रख पाएंगे, यहाँ पर तो हर लाइन पे फैक्ट है, हर लाइन पे 3-3 फैक्ट है, तो हाउ यू विल मैनेज ऑल दिस? तो ये कहना आसान है, एग्जाम खत्म होने के बाद सर्च मारो, अच्छा ये इधर से हो, इधर से हो गया, बट हाउ आर यू गोइंग टू रिमेंबर दिस? तो ऐसा बुक सेंट्रिक ना हो कि मतलब जो सब्जेक्ट खत्म करने की चाहत हाँ। रखी जाए। तो उसमें एनसीईआरटी आपको हेल्प कर पाएगी। Yes, इनफैक्ट sir. अभी जो एनसीईआरटी है, मधुरिमा स्टैंडर्ड 9th की आई है, या स्टैंडर्ड 11th की फाइन आर्ट्स की किताबें हैं, 2 वॉल्यूम है 11th-12th के अंदर, वो कर दिया जाए तो आपको फाइन आर्ट्स और ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर में आपको हेल्प मिले। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर सर ये रहा है। अच्छा इसमें सर, करंट अफेयर्स भी कुछ होते हैं क्या? सर हिस्ट्री में आजकल करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको कोई हिस्टोरिकल डेटा या उसके रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी मिल जाएगी। मेनली उसका स्टैटिक आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी सोमनाथ टेम्पल न्यूज़ में होगा, तो आपको सोमनाथ की हिस्ट्री, कब ये गजनी का अटैक हुआ था, इसके रिलेटेड किसने कोई इतिहास में मेंशन किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपका हिस्ट्री का करंट सेंट्रिक है। बाकी मिडीवल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, उसको कर दीजिए, उसमें एंशिएंट मिडीवल दोनों आ जाएंगे सर। यस सर। बाकी मित्रों, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा और हम स्मार्ट बोर्ड पे भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो मित्रों, हिस्ट्री के नाम पर ये अलग अलग जो भी रिसोर्सेज बुक लिस्ट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतीक सर हमें बता रहे थे कि कैसे एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट कल्चर, आज़ादी के बाद का भारत, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री, कुल मिलाकर 6 चीज़ें आपको तैयार करनी होती है। सर, इस बार का पेपर पहले से कैसे अलग था और उसमें ये रिसोर्सेज को आप कैसे अलग देखते हैं पढ़ना चाहिए? सर 3-4 चीज़ें हुई है। मतलब अगर आप 24-25 तक के पेपर्स देखोगे, 2024-25 तक के, तो उसमें जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है स्टैंडर्ड सोर्सेज से अटेम्प्ट हो पाते थे। जैसे आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम देख पा रहे होंगे, तो स्पेक्ट्रम एक ऐसी बुक है जो मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हमें हेल्पफुल हो जाती थी। बट अब ऐसा हो गया है कि 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें 2 चीज़ हुई है कि क्वेश्चंस की डेप्थ बहुत बढ़ा दी है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत आ गए हैं। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत बड़े हैं। हिस्ट्री में बीच में ऐसा एक ट्रेंड आया जहां 15, 16, 12 से लेके 16 सवाल पूछ रहा था। इस बार 21 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री एंड कल्चर, एंड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, हार्डली 1-2 को हटा दो इसमें से, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर एट अ टफर लेवल अराउंड, ओके। और वो कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स है तो आज की तारीख में अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति सर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के अंदर इन्होंने कर दी है सर। जी सर, ये जो आप बता रहे थे कि इन्फ्लुएंस टाइप का पूछा जाए, कि पहले ये बार्टर इकोनॉमी थी, लोग एक दूसरे Right. के साथ सामान देकर व्यवहार करते थे, फिर पैसों का उदय होता है, डेवलपमेंट हुआ, उसका सर ये सब उसके इंटरप्रिटेशन। ऊपर से ये सवाल आया। अब आपको पूछा गया मेन तो पाली टेक्स्ट, मतलब आपको वो भी पता होना चाहिए कि पाली लिटरेचर में कहीं पे लिखा गया है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर में, और उसमें लिखा गया है कि पहला रेफरेंस था कि भारत में कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ, और वो भी उसके नाम दे दिए। मतलब ये भी फैक्ट हमको पता होनी चाहिए कि कर्ज पड़ा क्या है।
या निष्क क्या है, कंस क्या है, कनिका क्या है सर, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया, द एविडेंस फ्रॉम पॉलिटेक्स इज कोलैबोरेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सिल्वर पंचमार्क कॉइन। सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम मेनी साइट्स अराउंड। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट देखे नॉर्मली पहले होता था व्हाट इज करेक्ट ऑफ द टू और इनकरेक्ट, नहीं, उसके बाद इसने पूछा कि द अबाउ स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और फिर यहाँ पे उसने पूछा इन्फरेंस निकाल के बताओ कि इनमें से क्या सही है, कि ये क्या अर्बन लाइफ को दर्शाते थे, क्या ये मॉनेटरी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को दर्शा रहे हैं। अब इस तरह के इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपका फैक्ट्स भी क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच और डेटा और डिटेल्स भी आपको मिलनी चाहिए। तो अब शुरुआत का जो पहले प्रकार के जो सवाल थे, जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है, यहाँ आने के बावजूद भी कैंडिडेट उल्टा करने की कोशिश करेगा। तो सर ऐसे सवाल आने शुरू हो गए और इसके लिए क्लैरिटी आपको बहुत रखनी पड़ेगी। डेटा, फैक्ट्स, एनालिसिस दोनों का मिक्सचर करना पड़ेगा सर। जी सर, मतलब जैसे आप वो बता रहे थे कि एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस में दिया है उसका राइट। भी इंटरप्रिटेशन की ऐसा दिखा, मतलब ऐसा होगा, हाँ, उस टाइप की बातें सब हाँ, आपको वो जैसे थीम्स करनी। इन इंडियन हिस्ट्री है पार्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री के केस के अंदर, ये अवर पास्ट आप देखने की कोशिश करोगे, या भविष्य में आप ये देखोगे तो पार्ट इन इंडियन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। अब जैसे एक ये तालुकदार का बॉक्स दिया हुआ है, आई स्टिल रिमेंबर 2026 की प्रीलिम में ही एक सवाल आया था तालुकदारों के ऊपर, अवध के तालुकदारों के ऊपर से, और वो सवाल में भी इन्फ्रेंस ऐड करने की कोशिश की थी। तो कैंडिडेट्स खाली तालुकदार का मीनिंग क्या है वो पढ़ के जाएंगे तो पास नहीं होंगे। अब उनको उसके रिलेटेड इन्फरेंस, डेटा, डिटेल सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको आंसर कर पाओगे। जी सर। अब सर होता ये है कि आप ये जो बता रहे हैं, अब एग्जाम खत्म होने के बाद 3-4 बार पेपर देखे तो सब आसानी लगता है, और जो बहुत कुछ पढ़ के गए हैं उनके लिए एलिमिनेशन भी आसान होता है। जैसे कुछ समय पहले हमने ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री उनके साथ चर्चा की थी, उन्होंने भी ये पेपर देखा। जैसे उन्होंने बताया कि लास्य उसका मतलब है डांस। अब आपको इतना पता है तो भी ये जो हलीसा लास्य क्या होता है, तो जो डांस आप कर सकते हैं। तो सर इस टाइप की ये जो भी एलिमिनेशन टेक्निक्स जो पढ़ के गए हैं उसके लिए तो संभव है, इसलिए बाई का रैंक 1 आया है। राइट। बाकी सब को क्या लगता है कि ये सब कूल चीजें अलग रूप से पैकेज करके कुछ लोग बेच रहे हैं कि देखो ये कूल है वो कूल है, वो उसके पीछे हिस्ट्री की बुनियादी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप क्या सर देखते हैं? बुनियादी तैयारी ही है सर। कोई भी डांस होता है उसके 2 एलिमेंट होते हैं। जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ या कोई भी आप आर्ट एंड कल्चर का फाउंडेशन डांस का देखोगे तो उसमें आपको पता चलता है कि तांडव एंड लास्य आर 2 कोर एलिमेंट्स दैट आर बीन मेंशन इन नाट्य शास्त्र। तांडव इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गर एस्पेक्ट जहां आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हो, और लस्य के अंदर आप जो ग्रेसफुली और अलग अलग प्रकार के जेस्चर्स करते हो वो लस्य है। तो वो लस्य और तांडव जो है, अगर नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और टर्म के साथ आपको जोड़ देगा तो क्या करोगे। तो कहने की बात ये है कि सर कंसेप्ट अभी भी मैटर करता है। आप जो एलिमिनेशन के अंदर, अच्छा यहाँ कोई और नाम दे दिया होगा हलीसा लस्य की जगह, या आपको पूछ दिया होगा कि रंग महल की केव कहाँ पे आई हुई है, तो क्या करेंगे, तो वो भी बाघ का ही पार्ट है। तो मतलब ये है कि आपको फैक्ट भी याद रखनी है, आपको वो लस्सी और तांडव का कंसेप्ट भी याद रखना है, बाघ के अंदर जो 4 प्रमुख गुफाएं कौन सी आई है, और ये केव आर्किटेक्चर का पार्ट है सर। ये देखो कुछ भी बोलने वाले तो कहीं से भी लिंकअप निकाल देंगे कि भाई देखो लस्य के साथ आप एलिमिनेट कर सकते हो। Whereas cave architecture has been a recurring topic in the art and culture. इसके पहले एक बार पूछा था कि वाघोरा नदी के किनारे कौन सी केव्स आई हुई है, अजंता के केस में एक सवाल आया था, या उसके भी पहले आप देखोगे अजंता महाबलीपुरम के कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आया हुआ है। मेंस के अंदर भी आपको रॉक कट केव आर्किटेक्चर के ऊपर से अलग से सवाल आया हुआ है। तो आप जब पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं ये कवर होता है। उसके लिए तिकड़मबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, वरना ऐसे घायल हो गए और औंधे मुंह गिरेंगे, नेगेटिव मार्किंग होने की पूरी शक्यता रहेगी। हाँ, मतलब सर आजकल ये जो और भी चीजें जो करंट अफेयर्स में भी पूछी जा रही हैं तो उसका क्या तोड़ है? सर हिस्ट्री में देखो आर्ट एंड कल्चर के केस के अंदर जो हिस्ट्री की बैकवर्ड लिंकेजेस है उसमें से करंट आता है। नॉर्मली क्या होता है कि करंट में कोई भी घटना बन रही हो सांप्रत प्रवाह के प्रवाह के रूप में, या करंट के केस में अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कोई डायनेस्टी चर्चा में है, जैसे एक यूनेस्को की रिकग्निशन मिली थी आसाम के अंदर मोइडम को, ये बेसिकली वरियल माउंट थे, उसके ऊपर ये सवाल आ गया। अब ये जो मोइडम को आसाम के 13वीं शताब्दी के अंदर जो डायनेस्टी के राजा थे उनको जो रिकग्निशन मिली थी, इसके ऊपर ऑलरेडी विस्तृत रूप से चर्चा की हुई थी। इसका तोड़ एक ही है कि मैं आर्ट एंड कल्चर का एनुअल करंट अफेयर्स का पूरा एक ईयरली अपडेट देता हूँ प्रीलिम्स के पहले। नॉर्मली समवेयर इन द मंथ ऑफ, अगर मई में प्रीलिम्स होगी तो मार्च एंडिंग से लेके अप्रैल महीने के आसपास के पीरियड में आप उसको देखो। दूसरा, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जो भी टॉपिक करंट में आ रहा है हिस्ट्री के रिलेटेड उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस आपको समझ में आनी चाहिए। और वो बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या है, आपको स्टैटिक टॉपिक आना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर वो अधूरा रह जाएगा।
तो इसका एक तोड़ ये है कि भाई आप मेरे साथ जुड़ जाओ, यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही कराता हूँ, तो वो आपका काम ईज़ी हो जाएगा क्योंकि ऐसे 100 न्यूज़ हिस्ट्री के आएँगे, पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट क्या है, वो भी फ़िल्टर करना ज़रूरी है वरना कैंडिडेट उसी में उलझे रहेंगे। अब सर ये कुल 6 अलग-अलग विषय आ रहे हैं विद इन हिस्ट्री। राइट। इतनी सारी किताबें एनसीईआरटी वर्सेस तमिलनाडु, फिर स्पेक्ट्रम, फिर और किताबें, कुछ आप लिमिट कर पाए रिसोर्सेज़ को, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है? सर इसमें 2-3 चीज़ें हो गई है कि देखो हिस्ट्री में सोर्सेज़ हमेशा से स्प्रेड आउट हुए हैं। एनसीईआरटीज़ भी देखोगे एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लेके भी अगर आप लोग नंबर ऑफ एनसीईआरटीज़ को देखेंगे तो दैट विल बी मोर देन अराउंड 8 टू 9 एनसीईआरटी 6 सब्जेक्ट की, क्योंकि किसी-किसी में तो 2-2 है। आर्ट एंड कल्चर में भी 2-2 अब निकल के आ चुकी है। सेम मिडीवल इंडिया के अंदर और एंशिएंट में भी हो रहा है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको कंडेंस करिए और रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तमिलनाडु के ऊपर फोकस करिए, मेनली क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजिकली लिखी गई है। एनसीईआरटी थीमेटिक लिखी गई है, उसमें डायनेस्टी वाइज़ आपको डेटा वाइज़ नहीं मिलेगा, उसमें बहुत थीम्स को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तमिलनाडु ईज़ी है, वही कहानी मॉडर्न के अंदर है। मॉडर्न में आपकी ये थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 3 है, उसमें आधा अधूरा नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है। यूरोपियंस की सेटलमेंट कब, कहाँ, कैसे हुई थी, उतनी डिटेल में नहीं दिया गया है। उसके लिए स्पेक्ट्रम है या मेरा मटेरियल भी है, मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर नोट्स बनाए हुए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो सर, ठीक है? उसके बाद आती है एडवांस बुक, जैसे एडवांस बुक के अंदर ये प्लासी टू पार्टीशन चलती है आजकल। बट ये प्लासी टू पार्टीशन में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट है, जिसको अभी हिस्ट्री की लिंकेजेस ही नहीं मिल पा रही है, तो ये बुक को सेल्फ स्टडी करने के अंदर और कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि भई आप मटेरियल को कंडेंस करने की पहले तो कोशिश कीजिए और साथों के साथ आप हो सके उतना गाइडेंस लेने की कोशिश करिए। आर्ट एंड कल्चर में भी ये दिक्कत आ रही है कि भई लोग सिंघानिया साहब की किताब को रेफर करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि सर एक सवाल के लिए 800, 900 पेज करने पड़ते हैं। इसकी जगह आप 20 घंटे के एक मैराथन देख लोगे, मैंने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही कराया हुआ है, या क्लासेस को अटेंड कर दोगे तो वो कंपैरेटिवली आपके लिए ईज़ी हो जाएगा और आपको और भी हेल्पफुल हो जाएगा जी सर, सर, ठीक है? अब उसके भी बियॉन्ड ये जाता है जो मेंस में 2 और चीज़ें आती हैं। आज़ादी के बाद का भारत और विश्व इतिहास, उसमें क्या मतलब किया जाए? सर इसमें मुझे ये लगता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो कम है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक तो एनसीईआरटी आती है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका एक ब्रीफ समरी ले लिया जाए कि आज़ादी के बाद इमीडिएटली क्या था। और उसमें कीवर्ड्स है कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, फिर बाकी सारे जो कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हो और रीजनल एस्पिरेशंस कैसे बढ़े, उसके इर्द-गिर्द आप करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सर सिलेबस अच्छे से डिफाइन किया हुआ है उसके रिलेटेड, और उसमें भी ये कोचिंग की पीडीएफ समरीज़ को आप थोड़ा रेफर कर दो, तो कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। इनफैक्ट मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी सेशंस लिए हुए हैं, उसको देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, मतलब जितने जो सवाल आ रहे हैं तो बेटर है प्रतीक सर के जो नोट्स मटेरियल है उतना ही देख लिया जाए रादर देन वो अर्जुन रेदर देव देखो, फिर कौन-सी और किताब है अर्जुन देव की स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन है, उसकी पार्ट 1, 2 आती है। फिर नॉर्मन उसमें लोवे फिर है, नॉर्मन लोवे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए लोग फिर एक पढ़ते हैं। जैन साहब हैं कोई। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मन लोवे सर वर्ल्ड वॉर 1 से तो शुरू होती है। अब आगे का 18th सेंचुरी का क्या करोगे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, फिर वो कहाँ-कहाँ भटकेगा? तो वहाँ पे भी स्कैटर्ड सोर्सेज़ है। हिस्ट्री में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देयर आर 15 बुक्स हैज़ टू बी रेफर्ड, अगर वो इंडिपेंडेंटली कोई भी करेगा। इससे अच्छा भाई यहाँ कर दे, तुम्हारी तैयारी आराम से हो जाएगी। और खासियत ये है कि मैं जून से साइकिल शुरू करता हूँ। फाउंडेशन की साइकिल होगी नए बच्चों के लिए जो भी शुरू करेंगे, और 6 विषय है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हुँ। और वर्ल्ड हिस्ट्री। 6 के 6 विषय को दिसंबर, जनवरी तक की साइकिल तक खत्म कर देता हूँ। तो आपके प्रीलिम्स के 4 महीने के पहले तक आते-आते आपको ये पूरे के पूरे हिस्ट्री के 6 विषयों का फाउंडेशन प्रीलिम्स और मेंस के साथ, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, टेस्ट और ये सब कुछ है, और मटेरियल हैंडआउट के साथ मैं देता हूँ। तो ये ईज़ी काम करने के लिए बताऊँगा, वरना कैंडिडेट पहली बार हिस्ट्री पढ़ने लगता है, तो 6 महीने में कभी-कभी है ना 2-3 सब्जेक्ट भी खत्म नहीं कर पाता हिस्ट्री के अच्छा ही। सर, आप हमें बता पाएँ आपके क्लास के क्या टाइमिंग रहते हैं और कुछ अगर मिस हो गया रिकॉर्डिंग का क्या? सर नॉर्मली मेरा फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो 5 टू 7:30 इवनिंग में होता है। हर महीने के हम लोग 20-25 दिन, जो भी संडेज़ को एक्सक्लूड कर दो, कभी-कभी तो संडे भी पढ़ा लेते हैं, और 2.5 घंटे के आसपास हम लोग क्लासेस लेते हैं। इसमें मटेरियल दिया जाता है, इसमें टेस्ट, वीकली क्विज़ेज़ भी होते हैं, साथों के साथों आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है, लाइव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। और उसमें भी मैं ये बताता हूँ कि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, कैंडिडेट्स क्या गलतियाँ कर देते हैं। तो वो पहले दिन से सोच रहे थे, पर हिस्ट्री में भी बहुत कनेक्टिविटीज़ एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, तो धीरे-धीरे बिल्ट अप करना पड़ता है। तो आंसर राइटिंग बाद के पीरियड के अंदर हम लोग शुरू करते हैं, और वी मेक श्योर अराउंड कि कैंडिडेट्स है हिस्ट्री का एप्लीकेशन दूसरे सब्जेक्ट्स में भी करें। जैसे जीएस पेपर 4 है, ऐसे हो गया है, उसमें भी आपको ये हिस्ट्री काम में आएगा।
ऐसा नहीं है कि आप खाली एक प्रीलिम्स के 4 सवाल के लिए कर रहे हो। तो उस तरह से हम लोग अप्लाइड जो उसकी तैयारी है वो करेंगे। अच्छा सर, अगर किसी कारण से विद्यार्थी कोर्सेज़ नहीं जॉइन कर पा रहे हैं या सोच रहे हैं बाद में करेंगे, तो मतलब फ्री क्लासेस की आपके क्या टाइमिंग रहते हैं और वहाँ क्या आप पढ़ा रहे हैं? सर, एक तो यहाँ यूट्यूब पे एक तो मैंने मैराथन्स बहुत सारी ली हुई है। इसके सिवाय अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस है, उसमें भी मेरी सीरीज़ कुछ ना कुछ आती रहती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की मैंने पिछले साल सीरीज़ करवाई थी, या बीच में हमने प्लान किया था कि बैटल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि भई इम्पोर्टेंट बैटल्स दैट चेंज इंडिया। तो मेनली हिस्ट्री को कैसे क्रोनोलॉजिकली आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है वो। और दूसरा ये है कि कैंडिडेट अगर जो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उनको लाइव क्लासेस में तो एक्सेस मिलता है, रिकॉर्डिंग्स भी देख ही पाते हैं मल्टीपल टाइम्स। इवन फ्री क्लासेस के भी रिकॉर्डिंग देख पाते हो। तो उस दिन अगर आप लाइव में नहीं आ पाए, जिस दिन हमारा फ्री स्पेशल क्लास होगा, तो आप उसका भी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और बाकी यूट्यूब पे सर पूरी लंबी-लंबी मैराथन है, वन शॉट टॉपिक सेशंस है, उसमें पूरा फाउंडेशन आपका तैयार हो जाएगा। मतलब सब कुछ पढ़ाया ही है, आप कहेंगे तो फिर हमें पेड कोर्सेज़ क्यों जॉइन करने हैं? उसका कारण है पहला कि जिस टाइप की एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे लेयर का जो एलिमिनेशन करना है, सर मैं देखता हूँ यूट्यूब पर जितने लाखों भी व्यूज़ आ रहे हैं, यूजुअली एवरेज वॉच टाइम होगा 6 मिनट, 7 मिनट। उसके बाद स्टूडेंट की खुद की वो नज़र भटक जाती है, क्योंकि बाद में बाजू में लिखा अल्फ़ा का ट्रेलर का रिव्यू। जबकि आप अनअकैडमी में पढ़ते हैं तो साइड बार में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, और सिर्फ़ और आप सिर्फ़ पढ़ ही रहे हैं। तो और बाकी भी जो लाइव क्लासेस में सर के जो पोलिंग होती है, डाउट रेज़ोल्यूशन होता है, दूसरे बच्चों के साथ क्विज़ वन टू होती है, वन सर आपको रैंकर इंटरेक्शन होता है हाँ, मेन। तो सीरियसनेस बनी रहती है जो यूट्यूब पर नहीं रहती। मतलब फ़ीस मैं तो ये सोचता हूँ सर कि कोई अगर घर पे भी डंबल्स खरीद के कसरत कर सकता है, तो लोग जिम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ आप दूसरे लोगों को देखते हैं, तो फिर आपका मोटिवेशन बनता है कि मुझे भी कसरत करनी मुझे है। भी आपको करना है। ट्रेनर कुछ कहे तो आप सीरियसली लेते हैं। आपके दोस्त आपको कुछ बताए तो आप सीरियसली नहीं लेते हैं। जो हम कह रहे हैं बच्चे पढ़ लो, मम्मी भी यही बोलती है। तो दैट इज़ द रीज़न फॉर जॉइनिंग द पेड प्रोग्राम्स। और हमारा अनअकैडमी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हर साल टॉपर्स प्रोड्यूस हुए हैं। इसमें हम फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा अनअकैडमी ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था। सर ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री हमारे लर्नर हैं, उन्होंने 280 घंटे से ज़्यादा अनअकैडमी पर पढ़ाई की है। हिंदी माध्यम में जो बेस्ट रिजल्ट आया रैंक 20 रविराज, वो भी हमारे स्टूडेंट। कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा ऐसे लर्नर्स जिन्होंने पढ़ाई की है। सुदर्शन सर से ज्योग्राफी पढ़ा है, मुझसे इकोनॉमी, प्रतीक सर से हिस्ट्री आर्ट कल्चर। तो सीरियस टीचर्स की पूरी टीम है। यूजुअली सर दूसरे इंस्टीट्यूट में ये होता है कि कोई एक चेहरा होता है, बाकी सब टीचर नो सेकेंडरी वाइज, होता हाँ, है। मतलब वो इतने अनुभवी या जोरदार नहीं होते। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ हर सब्जेक्ट के आपको धुरंधर मिल रहे हैं। और शिक्षा महोत्सव के तहत सर केवल 16999 में चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसमें भी सीएससी एश्योर, मतलब यदि हमसे पढ़ने के बाद भी आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो फ्री एक्सटेंशन, बशर्ते रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर मॉक टेस्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन आपने लिया। मतलब 1 ईयर इज़ फॉर 16999। अगर आप उसके आगे जाते हैं तो 9 मंथ्स पे 9 मंथ्स मतलब 18 मंथ्स, और उसके ऊपर 9 मंथ्स एश्योर, मतलब हमसे पढ़ने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है, देन यू गेट फ्री एक्सटेंशन, शर्त है कि आपने रेगुलर हमसे पढ़ाई की है। दैट इज़ 500 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, बराबर 30 प्रीलिम्स के, 30 मेंस के आप मॉक टेस्ट, और इतना करें तो अपने आप उसकी सीरियसनेस से वो हो ही जाएगा। उसको ऐसा भी नहीं कि इसको क्लेम हाँ। करने की आवश्यकता हो, प्रीलिम्स क्लियर करने के करीब आता है। फिर भी नहीं हो रहा है, वी आर विथ यू। और ऐसा भी नहीं, इसके अलावा भी फ्री सीरीज प्रतीक सर की हर साल चलती है, करंट अफेयर्स की आपके राइट। पूरे मैराथन अवेलेबल हैं। इकोनॉमी में मैं पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स विन 26, 27 पूरी सीरीज चल रही है। सुदर्शन सर की पूरी मैपिंग की सीरीज अवेलेबल है। तो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल। पेड प्रोग्राम विल ब्रिंग यू मोर डिसिप्लिन, मोर स्ट्रक्चर्ड। वरना ये क्या यूट्यूब पर सर बिखरा-बिखरा रहता है सब। दैट इज़ बिखरा-बिखरा है। और हाँ, दूसरा कैसा होता है कि वहाँ जो प्लस क्लासेस में होता है, वहाँ वन टू वन इंटरेक्शन सर हो पाता है। जो यूट्यूब में बहुत बार, अगर मैं मैराथन ले रहा हूँ 12 घंटे की, मैं यहाँ पे करवाई हुई है, बट आई वोंट बी एबल टू आंसर सर ईच एंड एवरी लर्नर अराउंड। बट जैसे ही वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी और लर्नर की भी डेडिकेशन होगी। अच्छा, वो डेडिकेटेड बच्चे ही आते हैं, वहाँ पे वो टेस्ट भी देता है कैंडिडेट, तो उसको पता भी चलता है कि मेरा रैंकिंग कैसा आ रहा है। जैसे हम लोग का वहाँ जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी का, या बाकी सारे जो लाइव टेस्ट होते हैं, यस। तो उसमें भी कैंडिडेट्स को बड़ा फ़ायदा होगा। अब इसके बाद हम और भी आगे चीज़ें चर्चा करने वाले हैं, सीसेट में क्या करें, करंट अफेयर्स में क्या करें, तो प्रोग्राम में आप जुड़े रहें। जी सर, तो अब तक हमने इकोनॉमी की बात की, प्रतीक सर ने हिस्ट्री के बारे में बताया है, सिद्धार्थ सर ने पॉलिटी गवर्नेंस की बात की। आखिरी जो मुद्दे बचते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, सीसेट एंड करंट अफेयर्स। तो सर साइंस टेक्नोलॉजी पहले भी वो विचित्र ही था, अब भी विचित्र ही है, हाँ। और सवालों की संख्या बढ़ा दी, और वो भी ऐसी चीज़ की जो 2024 में चर्चा में हो, वो 26 में पूछी गई 26 है। में बोला।
द हिंदू के अंदर जो आर्टिकल आया था तब, अब इस कारण से यूपीएससी कितना महान है, आई डोंट फील दैट इज द राइट वे, क्योंकि वो सब करके जाना मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, कुछ सवाल आसान थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो कैसे काम करता है, या फिर कि जेनेटिक मेडिसिन उससे क्या बदलाव आते हैं। हम पिछले भी वर्षों का एनालिसिस करें तो वायरस, डीएनए, म्यूटेशन, ये सब प्रश्न आए हैं। फिर भी ये सब करने के बाद मतलब मुश्किल से 3-4 ऐसे सवाल हो रहे हैं सर कि जो असल में व्यक्ति सॉल्व कर सके। अब कुछ टीचर ये कहेंगे हमारे पीडीएफ मटेरियल में था, दैट इज राइट, बट असल एग्जाम में 3-4 हो सकते, पर वो करने चाहिए, वरना आप इतना भी नहीं करेंगे, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाली पब्लिक कर देगी एंड दे विल क्लियर इट। जो जहाँ तक पढ़ने की बात है, एनसीईआरटी 11-12 से पहले सवाल आते थे, आजकल खत्म ही हो गए हैं। फिर भी आपको इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि उसकी फाउंडेशन पर आप ये जेनेटिक मेडिसिन, बायोटेक, ये सब समझ सकें। तो 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस दे, उसमें वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना, डिजीज, पॉल्यूशन, डीएनए, बायोटेक, ये सब। फिर केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर टाइम बचे तो फिजिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी, ये चैप्टर्स आप देखें। उसके बाद आखिरी 2 साल में हेल्थ, बायोटेक, मेडिसिन, आईसीटी मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह, एआई, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन, वेपन, मिसाइल, ये सब का जो भी एथेनॉल आ पीडीएफ, गया, जी, एथेनॉल जैसी चीजें आ गई तो एथेनॉल वगैरह की प्रोसेस। तो ये सबके कंपाइलेशन अनअकैडमी ने प्रिपेयर किए हैं, उसको देखें। हालांकि इन रियलिटी वो सब करने के बाद भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट सो ग्रेट फॉर दिस सब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया 3-4 सवाल हो सकते। नेक्स्ट इज सर इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, इसकी बात करें। अब कुछ तो आसानी सवाल थे, जैसे यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से हिस्से हैं। अब ये मैप की भी थोड़ी समझ और थोड़ा उसने इतिहास भी पता हो, और ये तो एक्सपेक्टेड है सर कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर आदमी करके जाए, आईएएस की तैयारी कर रहा है। पर फिर कुछ तो विचित्र पूछे कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैथ द फॉलोइंग का कोई नहीं कर सकता। ये तो छोड़ दो ज्यादा। पर उतनी तो तैयारी आपको करनी है, जो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की किताबों से, न्यूज़पेपर कॉलम से, जो भी आईआर पीडीएफ मटेरियल आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो करंट अफेयर्स की हमें बात करनी है, तो देखिए करंट अफेयर्स इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। जब हम कहते हैं जीएसटी, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, ये सब इकोनॉमी का हिस्सा है। जब सीए, एनआरसी, जजमेंट पॉलिटी का हिस्सा है। यूनेस्को के साइट, वो हिस्ट्री का हिस्सा हुआ। पॉल्यूशन, डिजास्टर, क्लीन एनर्जी, इथेनॉल, हाइड्रोजन, तो ये सब एनवायरमेंट, ज्योग्राफी के हिस्से हुए। आप अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली ज़्यादातर चीज़ें कवर करें, और मैंने आपको बताया कि 2 साल पुरानी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सर मैं बच्चों की एक ये जो मिथ है वो भी खत्म करना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स बहुत पूछा था या पूछा गया था। देखिए 2018 से 26 का एवरेज निकालते हैं, थियरी के सवाल, मतलब कि बैंक एनबीएफसी में क्या फ़र्क है, या ये अंडमान से मानसून जाएगा कि नहीं, ये सब वही थियरी, 55 सवाल। फिर कंटेम्पररी इश्यूज, मतलब 2 साल 5 साल पुरानी चीजें पूछी जाए, जैसे यूपीए 2016 में, ओएनडीसी 2021 में, जीरो एफआईआर भारतीय न्याय संहिता में 2023 में, और अब जाके पूछा जाए 34 सवाल ऐसे। और पिछले 1 साल का करंट अफेयर कि जैसे एआई 2026 समिट, या ईरान युद्ध के चलते ड्रोन स्वार्म क्या है, या नेशनल मिनरल मिशन जो 2025 में आया और 26 में पूछा गया, ऐसे 12 सवाल। तो और ये भी ऐसी चीजें, इसमें ज्यादातर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वो हमारा टिक हो सके वो मुश्किल है, कि जैसे सर एआई समिट का जो थीम है उसका थोड़े शब्द ट्विस्ट करके आपको पूछे, और 4 स्टेटमेंट ऐसे, इट इज नियर इम्पॉसिबल टू गेट इट राइट। तो ज्यादातर आपको जो लेफ्ट राइट करनी है कट ऑफ के आसपास आने के लिए, दैट यू हैव टू डू फ्रॉम थियरी एंड कंटेम्पररी इश्यूज, ये हमारी सलाह है। और जो भी अच्छे टीचर से आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कोर्सेज में कवर हो ही जाती है। तो करंट अफेयर्स के नाम पे मेरी सलाह है कि बहुत छाती ना पीटे। प्योर करंट अफेयर्स जो होता है सर, पर्सन इन न्यूज एंड रैंडम जनरल नॉलेज, बाफ्टा अवार्ड किसको मिला, या फिर कि ये 14 साल के ऊपर के बच्चे ग्रैंड स्लैम में ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये भी ऐसी चीजें, पीडीएफ पढ़े, कोचिंग वालों के आंसर की अलग जा रही है, यूपीएससी के अलग, बच्चों की तीसरी दिशा में नियर इम्पॉसिबल है, ये सब हम नहीं कर सकते, इसको आप छोड़। बाकी जितने करंट अफेयर्स हैं आप कर सकते हैं। अब उसमें भी अच्छे टीचर से आप पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ही रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अखबार पढ़ने की आप आदत रखिए, पर उसका उद्देश्य अलग है। अखबार जो आप पढ़ते हैं उसका उद्देश्य है एथिक्स, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, वोकेबलरी, इसके वास्ते, ना कि उसमें से जनरल नॉलेज आपको तैयार करने। वो टीचर की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी। इसलिए मैंने आगे भी जो बताया, डोंट स्पेंड मोर देन 30 मिनट्स ऑन दिस डेली करंट अफेयर्स, अखबार जो भी आप पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद सर आखिरी सेगमेंट इज सीसेट। सर मैं तब तक बताना चाहूंगा लर्नर्स को कि करंट अफेयर्स और जो इश्यूज हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। कुछ चीज जो लंबी चली आती है वो ऑटोमेटिकली एक इशू बन गया। अब जैसे कोई ग्रीन हाइड्रोजन पे कोई क्वेश्चन आया तो उसको तुम करंट अफेयर्स का मत मानो, दैट इज अ इशू, दैट इज अ टॉपिक ना। और लेकिन अब जैसे सर ने बताया कि अवार्ड पूछ लिया, टेनिस का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ये पूछ लिया, स्पोर्ट्स का, तो वो करंट अफेयर्स हो।
आप खुद आपको पता लग जाएगा कि ये कोई मेजर टॉपिक अगर 4-5 महीनों तक चला, पिछले कई सालों में चला, कोई योजना लंबे समय चली, तो वहाँ चांसेस हैं कि आ जाए। तो करंट अफेयर और करंट इश्यूज में आपको अगर आप इश्यूज वाली चीज पकड़ना सीख गए, तो आपके चांसेस और सॉल्व करने के ज़्यादा हो। यस सर। अब जो आखिरी सेगमेंट है दैट इज सी सेट, कि उसमें मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 चीज़ें आती हैं और आपको पासिंग 33% मार्क्स ही लाने हैं, वो भी मेरिट में काउंट नहीं होते। तकलीफ ये है कि अगर आप सोच रहे हैं केवल आरसी पैसेजेस से हमारा 33% निकल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 2 कारण से, इतने पैसेज नहीं होते और दूसरा आजकल जो पैसेज पूछते हैं उसकी आंसर की आपके साथ मैच हो, वो बहुत एडवांस लेवल के प्रश्न होते हैं। तो आपको थोड़ा मैथ से, थोड़ा रीजनिंग से, थोड़ा आरसी से, तीनों से आप निकालेंगे तब जाके आप कट ऑफ के ऊपर जाते हैं। इसलिए हल्के में ना लीजिए। वैसे अनअकैडमी आप ज्वाइन करते हैं तो मधुकर सर आपको पूरी वर्कशीट और मटेरियल प्रोवाइड कर ही रहे हैं, उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो कौन से फ्री मतलब किताबें आप देख सकते हो उसकी मैं बात करूं, मैथ्स सर्वेश कुमार वर्मा, रीजनिंग BS सिजवाली, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी में पूछते हैं वो तो अलग ही है, मतलब कैट एग्जाम से भी अलग ही जा रहा है। उसमें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको बार बार देखिए और उस हिसाब से अंग्रेजी अखबारों के कॉलम पढ़ने की आदत रखिए, दैट विल हेल्प यू। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप टॉपिक वाइज फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी ने प्रिपेयर किए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हल्के में ना लीजिए, बहुत सारे लोग जो जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं बट दे फेल इन द टी-सेट पेपर। सारे आप टॉपिक वाइज प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं unacademy.com/content/upsc/डाउनलोड्स पर। अब यहाँ पर सर ज्योग्राफी की आपने बात की, उसी के साथ हम एक कंक्लूजन में हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कौन-कौन से कोर्सेज किस-किस समय पर आ रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सर सबसे बेस्ट टाइम होता है, मतलब अनअकैडमी की एक खास बात है कि आप सिर्फ एक किसी एजुकेटर के कोर्स को देख के सब्सक्रिप्शन मत लो। मैं तो कह रहा हूँ आप जब देख रहे हो उसी टाइम ले लो। क्यों? क्योंकि एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो कोई ना कोई टॉप एजुकेटर के कोर्स चल ही रहे होते हैं। अभी जैसे मेरा फिजिकल का चल रहा है, अगले महीने इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगा, फिर अगस्त सितंबर में एनवायरमेंट में लेके आता हूँ, साल में 2 बार एनवायरमेंट लाता हूँ, तो एक बार अगस्त सितंबर में हो जाता है और एक बार फरवरी मार्च में हो जाता है। तो अगर आप अगस्त सितंबर में नहीं कर पाए, फरवरी मार्च में होता है। जो अगस्त सितंबर में कर लिया उनके लिए एक मौका और हो जाता है रिवीजन करने के लिए। तो अच्छा, ये तो मेरी बात होगी। अब सर का जैसे अगली बार अगले महीने जो है इकोनॉमी आ जाएगा प्रीलिम्स एस्पेक्ट का, तो फिर प्रतीक सर का हिस्ट्री का चल रहा होता है। तो एक सब्सक्रिप्शन है और फिर पढ़ाई अपने हिसाब से। नहीं तो कहीं-कहीं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन के नाम पे अब आप बड़े शहरों में जाओगे, आज हिस्ट्री की क्लास है, कल पॉलिटी की क्लास है, परसों इकोनॉमी की क्लास है, फिर ज्योग्राफी की है, फिर साइंस टेक की, हो गया 1 वीक, फिर से हिस्ट्री की, फिर आप साल भर में तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, कि पूरे सब्जेक्ट ही नहीं हुए। 1 डेढ़ साल तो आपकी सिर्फ क्लास जाने में लग गया, रेनबो वाला पैटर्न बना दिया। पर कम से कम यहाँ अच्छा है कि एक सब्जेक्ट चालू किया, पूरा एंड कर लो, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग सब कर लो, फिर अगले दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ, या 2 सब्जेक्ट साथ में चला लो, एक सब्जेक्ट जीएस का, एक ऑप्शनल चला लो, सारी चीजें आप कर सकते हैं। जी सर। और मित्रों, सर के ये जो क्लासेस हैं, मतलब ये ऐसा है कि दूसरी जगह पर सर ये होता है कि कोई एक टीचर अच्छा होता है और बाकी सब जूनियर टीचर रख के, ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अनअकैडमी में ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ रोटेशन चलते रहता है कि अभी मेंस के अंदर मेरे क्लासेस, तो पहले सर के प्रीलिम्स के क्लासेस, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि मेंस के बच्चों को मतलब हाँ, कोई एकदम और देख burden रही की है, वजह ऐसा से। नहीं है। तो प्रीलिम्स जो पढ़ा रहा है वही टीचर मेंस भी पढ़ा रहा है, तो वही अच्छे टीचर, सीरियस टीचर, सीनियर टीचर्स आपको दोनों जगह पर मिलते हैं, इसलिए रोटेशन में काम चलता है। और जहाँ तक सब्सक्रिप्शन की बात है सर, एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ओनली 16,999 में अवेलेबल है। और रैंकर्स भी निकले जो हम आपको आगे बता रहे थे। और इसमें सर CSC अश्योर है, मतलब आप लॉन्ग ड्यूरेशन सब्सक्रिप्शन लीजिए, रेगुलर मॉक टेस्ट अटेंडेंस है, फिर भी आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है तो हम आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दे रहे हैं कि मान लीजिए 9 महीने पर ऑलरेडी 9 मंथ तो फ्रीज हैं ही। एडिशनली इफ यू कांट क्लियर प्रीलिम्स डिस्पाइट ऑल दिस 9 मंथ्स और एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें शर्तें हैं। शर्तें ऐसी है कि आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने हैं, मॉक टेस्ट देनी है, ताकि आप पर वो प्रेशर बना रहे कि मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने पूरे 500 घंटे ज्यादा पढ़ा है, टेस्ट दिए हैं 30 प्रीलिम्स के 30 मेंस के, तो जो भी सब्सक्रिप्शन आपने लिया है उतने महीने का तो अभी आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम आपका प्रीलिम्स अगर नहीं निकला तो उतने ही महीने का आपको, जितने महीने का आपने सब्सक्रिप्शन लिया था वो मिलेगा, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। तो हमें तो ऐसा लगता है तुम अगर यही कर लोगे तो जरूरत ही नहीं पड़नी है दोबारा से। तो इस तरह से बाकी सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप कभी भी आगे भी देखो, आराम से लिंक चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी का हमेशा से मतलब भरोसा रहा है कि हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस में दे पाएँ। मतलब हम तो यही चर्चा कर रहे थे कि बड़े शहरों में 1 महीने का जितना किराया लगता है रहने का, उतने में तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, जाने से पहले आखिर में कि
आने वाले वक्त में आपकी कौन कौन सी फ्री सीरीज, स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब पर आप क्या सबसे करते हैं? पहली चीज तो आप जिस यूट्यूब को चैनल को देख रहे हो, आपको ज्योग्राफी के नाम पे इतना फ्री कंटेंट कहीं नहीं मिलना है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से और करंट अफेयर्स, अभी मैंने करंट अफेयर्स मंथली चालू कर दिया। तो पहला काम तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ मिलेगी। फिर इसके बाद में आप अनअकैडमी पे भी जाएंगे तो डायरेक्ट पेड क्लास मत देखो, मैं तो कह रहा हूँ पहले फ्री क्लासेस देखो आप। वहाँ पर टैब आपको मेरी प्रोफाइल का नाम जब सर्च करोगे, सुदर्शन गुर्जर अनअकैडमी पे जब चेक करोगे तो वहाँ पे फ्री क्लास का टैब मिलेगा। और वहाँ पे मैंने रैंडम कुछ नहीं पढ़ाया है, कोई भी चीज़ पढ़ाई तो एक सीरीज में पढ़ाई, ताकि वो आपको कनेक्ट हो। जैसे इंडियन ज्योग्राफी मैप तो फिर माउंटेन से लगा के सारी चीज़ें पढ़ाई, तो एक बार आप वो भी देख सकते हैं, जो कि आगे अब ये सीरीज दोबारा से बिगिनर्स के लिए चालू होने। तो डू टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी और ऐसे पढ़ाई लिखाई के भी, स्ट्रेटेजी के भी, मोटिवेशन के भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.